All right, अस्सलाम वालेकुम and a very warm welcome at UXL Training Platform, जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर and my name is फरहान शाहिद काजी. मैं along with Mahir Alam, who is the tax management returns filing के lead effective trainer, will be providing you the orientation of this training program and helping you get clarity into what will be delivered and how you can benefit from this training, and most importantly, how this training can accelerate your income and help you gain extra money as well. Because आपको पता है आजकल का जो टैक्स का सीजन है वो ऑन है, और हमारे पास अभी रिसेंटली एक पार्टनर थे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था इस ट्रेनिंग में. एंड थ्रू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने कहा कि एक साल के अंदर मैंने 15 लाख रुपए कमाए, एक साल के अंदर, जस्ट बाय टेकिंग दिस ट्रेनिंग. और उनका नाम मुनीर है. और फिर उन्होंने कहा कि मैं अकेला करता था तो मैं अकेला उतना ज्यादा नहीं कर पा रहा था, तो फिर मैंने अपनी जो हमारे ट्रेनिंग के पार्टनर्स थे उनको ही हायर करके अपने पास रखा. तो उनको उनको भी एक मतलब एक फ्रीलांसिंग की एक वो अपॉर्चुनिटी मिली और वो रिटर्न, और उन्होंने बड़ी टीम बनाई. तो जाहिर एक अकेला बंदा एक साल में 15 लाख रुपए कर देना टीम के साथ, तो ये देखिए ये ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि जब आप अपना टाइम लगाते हैं, सीखते हैं किसी चीज को, उसके लॉज को समझते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन जब लेते हैं, तब जाके आपको जो है एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मेरे पास अगर कोई कस्टमर आ गया जो कि रिटर्न्स करवाना चाह रहा है तो मैं आराम से उसके रिटर्न्स फाइलिंग कर सकता हूं. इनफैक्ट मुझे सरमायर कुछ और पहले बता रहे थे कि कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे थे जिन्होंने ट्रेनिंग ली और अपना रिटर्न भी सरमायर के थ्रू करवा लिया. तो मैंने कहा ये तो आपको जो है वो समझे, मेरे ख्याल से बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर मिल गई कि ट्रेनिंग लो और अपना रिटर्न्स करवा लो. बट दैट इज हाउ दिस इज वी आर हैप्पी विद इट एज फार एज डिपार्टमेंट. और वो हमने रिटर्न उसके थ्रू ही करवाई, लेकिन हाँ उनको एक गाइडेंस भी मिल रही थी और उनको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मिला. अब बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर चली जाती हैं और वो सर तरह से कवर कर लेती हैं, लेकिन हमने इस ट्रेनिंग को बड़ा एक प्रैक्टिकल बेसिस पे कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टल भी इसमें डाला हुआ है कि पोर्टल पे कैसे अपडेट्स होती हैं और उसमें क्या क्या बारीकियां आती हैं. और हम जो है ना सिंपल केसेस को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बाजू का कभी कभी टैक्स में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो क्योंकि सरमाया खुद टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, वो खुद टैक्स की फर्म को लीड करते हैं, तो डे टू डे उनका तो ब्रेड एंड बटर ही है. तो वो अपनी जो प्रैक्टिकल इंसाइट्स हैं जो कि डे टू डे क्लाइंट्स के पास जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आती हैं जिसमें वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, तो वो कंसल्टेंसी का निचोड़ आपको इस ट्रेनिंग में भी मिलेगा और उसमें जो है वो आप अपनी जो सलाहियतों को और एडवांस कर सकेंगे थ्रू दिस ट्रेनिंग. आइए जानते हैं आज के सेशन के एजेंडा को और फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं अबाउट दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम की डिटेल्स ट्रेनिंग के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी करियर अपॉर्चुनिटीज जो इस ट्रेनिंग में आप करने के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं. लर्निंग आउटकम्स को डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल्स को डिस्कस करेंगे विद अपडेटेड 2023 टैक्स लॉज. तो आपको पता है कि टैक्स लॉज भी कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहे हैं, तो हमें मार्केट में अपडेट रहना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. और वो लॉज कौन बेहतर बताएगा, वो आपको वही बताएगा जो कि फुल कंसल्टेंसी करंटली दे रहा है, तो वही बता सकता है क्योंकि वो तो डेली बेसिस पे अपडेटेड है और क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर. इसके साथ साथ टैक्सेशन के लॉज हैं, बाजू साथ अपील्स के मैटर आ जाते हैं, तो उन अपील्स को भी हम देखेंगे. अगेन वही ट्रेनर जो कि खुद अपील्स में जा रहा है, क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कोर्ट को फेस कर रहा है, तो वो ज्यादा अच्छा बताएगा या जो थ्योरेटिकल रूम में बैठे हुए हैं वो बताएंगे जो एक्चुअल अपील्स को फेस कर रहा है. तो दिस इज आई थिंक अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज दैट एंड स्किल्स दैट यू गेटिंग है, और वो सारा एक निचोड़ है जो कि आपको यहाँ पे आके प्रैक्टिकली डिस्कवर होगा आपका और आपको नई नई चीजें मिलेंगी. इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क होगा, शेड्यूल क्या है इस ट्रेनिंग का, ड्यूरेशन क्या है, क्या ये ट्रेनिंग में कोई असेसमेंट टेस्ट है या नहीं है. तो इसमें हम क्विज़ेस भी रखते हैं, असेसमेंट्स रखते हैं, ताकि आप उन असेसमेंट्स को करें और अपनी असेसमेंट करें कि यार मैं सही सीख रहा हूं, कहीं कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा. और अगर चैलेंज आ रहा है तो सर अवेलेबल है जो कि आपको गाइड कर देंगे उस चैलेंज में. लेकिन असेसमेंट होगी तो पता चलेगा ना, अगर असेसमेंट ही नहीं होगी तो हाउ विल वी बी एबल टू नो अबाउट इट.
तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन डिटेल एंड विदाउट फर्दर एनी डू आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट माहिर आलम साहब टू कम हियर एंड कंटिन्यू द ओरिएंटेशन एंड प्रोवाइड यू कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ व्हाट रियली दिस ट्रेनिंग इज अबाउट एंड हाउ इट विल बेनिफिट यू ओवर टू यू माहिर आलम। थैंक यू सो मच। एक बार बोला आगे तो बता दें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद माहिर आलम है और मैं बेसिकली प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं अपनी फर्म हैदर शमसी एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू अपनी प्रैक्टिस करता हूँ और लीड एक्टिविटी जो हमारी है बेसिकली वो ऑडिट है और साथ हम जो टैक्सेशन की जितनी भी प्रैक्टिस हैं जिसमें कॉर्पोरेट के टैक्सेशन हो गई, इंडिविजुअल्स के रिटर्न्स हो गए, कंटेस्टिंग्स हो गई, अपीलिंग है, फाइलिंग है, वो सारी एक्टिविटीज जो पार्ट एंड पार्सल होते हैं परफॉर्म करते हैं। टैक्स का पोर्शन हमारे पास क्रिटिकल इस तरह होता है किसी भी बिजनेस में, क्योंकि रेगुलेटर के साथ जितनी भी हमारी अफिलिएशन होंगी, रेगुलेटर के साथ जितनी भी हमारी आप कहें कनेक्शंस होंगे, सबमिशंस होंगी, वो हमेशा से कॉम्प्लेक्स रहती हैं क्योंकि रेगुलेटर कहीं का भी हो, यहाँ का नहीं हो, IRS अगर यूएस यूके का भी होंगे, इवन जो पोलैंड ले ले, हंगरी ले ले, कहीं का भी टैक्स लॉस को आप ले, छोटा मुल्क है या बड़ा मुल्क है, रेगुलेटर का जो काम है वो सिर्फ रेगुलेट करना नहीं है, रेगुलेटर का काम जो है वो डिसिप्लिन भी लाना है। तो हमारे पास अनफॉर्चुनेट ये रहा है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे मुल्कों से अच्छे तो कॉपी करते हैं बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन में अपने सिस्टम की जो वीकनेसेस है उन्हें भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब उससे होता यह है कि अच्छी चीज जो होती है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हमारे पास मसला यही है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो हम आजकल देख रहे हैं। एक्चुअली ये 2001 का वर्जन था ओरिजिनल, जो अब मॉडिफाइड होते होते 2024 तक आ गया है और आज 2024 में मैं ऑलमोस्ट सर्टेनिटी से कह रहा हूँ कि अपनी जो ओरिजिनल शेप थी वो खत्म कर चुका है। जो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर था जब उसको लाया गया था ये आज और उसके इसमें इसका 180 डिग्री का टर्नओवर हो गया। सो जैसे जैसे हम चीजों को डिस्कस करेंगे तो ये आइडिया भी मिलेगा कि इसका बैकग्राउंड क्या था, इनकम टैक्स एक्ट को क्यों चेंज किया गया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 क्यों लाया गया, उसकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज क्यों किया गया, क्या जरूरत पड़ी थी कि हम उसको मॉडिफाई करें और उस मॉडिफिकेशन से ओवरऑल रेवेन्यू स्ट्रक्चर पे फर्क क्या पड़ा। ये जानना इसलिए जरूरी है कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि फाउंडेशन जो है वो एक्चुअली पर्पस क्या रखती है, आप उसके एक्चुअल वर्किंग्स को नहीं समझ सकते। किसी भी कानून को समझने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि लागू क्यों हुआ। जब हम ये जान लेंगे लागू क्यों हुआ तो इस पर अमल कैसे करना है वो हमें पता चल जाएगा। अदरवाइज हमें ये पता ही नहीं है लागू क्यों हुआ, अमल करते वक्त हम उसमें गलतियां जरूर करेंगे। तो ये एक आइडिया इस पूरे कोर्स का है। अच्छा, एक इसमें बेनिफिट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो बेनिफिट्स कभी भी सिंगल साइडेड नहीं होते किसी भी एक्टिविटी के, हम उसको मल्टी डायमेंशनल कर सकते हैं। पहला बेनिफिट किसी भी चीज के लर्निंग का अगर हम देखें तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या हो सकता है, लर्निंग या आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तीसरा एस्पेक्ट उसका क्या हो सकता है, तीसरा एस्पेक्ट ये होता है कि जो फ्यूचर में चैलेंजेस आपको आएंगे वो किसी भी नेचर के हो, जॉब से रिलेटेड हो या अदर देन हो, उसके लिए थोड़ी सी प्रिएम्प्टिव एक्टिविटी की जाए, पहले से तैयारी की जाए। तो हम कोशिश यही करेंगे कि आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट में भी थोड़ा सा आप ग्रूम हो सके। अगर जैसे फरहान साहब कह रहे थे, हम इस सिस्टम या इस एक्सरसाइज जो हम करेंगे ट्रेनिंग की तो उसके थ्रू एटलीस्ट हम ये कोशिश जरूर करेंगे कि आपके लिए IRS जो है सिस्टम वो एलियन नहीं रहे, आपके लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो फॉर्म्स दिए गए रिटर्न में वो एलियन ना रहे, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ एक्टिविटी आप खुद से कर लें। मैं यहाँ पे कोई ऐसा क्लेम जो है वो नहीं कर सकता, ना मैं इस पोजीशन में मैं आपको कहूँ कि आप जब यहाँ से कंपोजिट होकर निकलेंगे जब एंड करके तो आपके पास एक्सपर्टीज होंगी, नहीं होंगी। सिंपल आंसर है नहीं होंगी। आपके पास बेसिक्स होंगी, आपके पास ऑर्डिनेंस और ये जो सारी चीजें ये बेसिकली एलियन नहीं होंगी और आप इस पोजीशन में जरूर होंगे कि आप स्टार्ट कर सकते। आपको ट्रैक नजर आ रहा होगा, ट्रैक पे चलने का तरीका आपको पता होगा, ट्रैक में कितना तेज चलना है वो फिर आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज और आपकी हंगर टू लर्न, जितना ज्यादा आप चाहेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। मुझे प्रैक्टिस करते हुए खालिसतन तकरीबन मैंने 2012 को उसको ज्वाइन किया और आज 2024 है, तो मुझे प्रैक्टिस में 12 साल हो गए। इससे पहले मैं इंडस्ट्री में था, स्टिल 12 साल की प्रैक्टिस के बाद भी आज भी चीजें आती हैं। ये हमें जो है बहुत बार किताबों को दोबारा खोलना पड़ता है कि यार ये इस तरह ही है, जब दूसरी बार हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है नहीं इसमें फर्क है, अंडरस्टैंडिंग का गैप है। अंडरस्टैंडिंग गैप हमें सामने वाले से भी पता चलता है, हमसे सीनियर लोगों से भी पता चलता है, हम उनसे कंसल्ट करते हैं हम इसके मुकाबले में ये चीज को ऐसा समझ रहे हैं, ये क्लॉज ये कह रही है,
बात जब हमें शर्मिंदगी नहीं, जब हमें वो कहते हैं कि यार इसमें बीच में कॉमा लगा हुआ है, कॉमे तक रुको, शुरू से फिर पढ़ो, फिर कॉमे के बाद पढ़ो, अब मुझे बताओ। जब मिसरा पढ़ते हैं उसकी मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द लॉ। सो हम ये जरूर आपके अंदर एक वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करेंगे कि आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से फेमिलियर हो जाए, उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है उससे फेमिलियर हो जाए, उसकी जो प्रैक्टिकल साइड है आईआरएस सिस्टम जिसको हम कहते हैं आप उससे फेमिलियर हो जाए, सेल्स टैक्स फेडरल और प्रोविंशियल है उससे थोड़ा फेमिलियर हो जाए, उसकी वर्किंग मेथडोलॉजी से फेमिलियर हो जाए। और उसके बाद आप जो है जब कुछ खुद करने जाए तो फिर अब आपकी एबिलिटी इतनी हो कि एटलीस्ट आप किताब खोल के पढ़ें तो आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ में आए, एंड देन फिर आप कंसल्टेशन करें। और यही एक ग्रूमिंग का तरीका। ठीक है, हमारे पास जो बेसिकली कोर कंटेंट होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, हम कोशिश करेंगे कि आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है जिसके डायमेंशन जो है वो इम्प्लीकेशन जो है वो टैक्सेस के ऊपर है, जो डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर है, उससे हम उसको इनिशिएट करें। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की एप्लीकेबिलिटी उस पर बात की जाए, कानून का हमें पता होगा कि ये लागू किस पे होता है, तभी हम उस कानून के बारे में बात कर सकेंगे। उसके बाद उस ऑर्डिनेंस के अंदर जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम है जिन्हें वो ऑर्डिनेंस कहता है कि जिन पे मैं आपसे टैक्स लूंगा, हम उन्हें सिंगल सिंगल एंडेडली डिस्कस करें। उसके अंदर ऑर्डिनेंस में वो इनकम जो है जिस तरह बाइफरगेट हुई है हम उसको उस तरह डिस्कस करें, उसकी लर्निंग करें। उसके बाद उसकी टैक्सेशन कैसे होगी हम उसको थ्योरेटिकल के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी करें, कंप्यूटेशन कैलकुलेशन हम जिसको कहते हैं, एंड देन उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी। ये 3 लेयर्स होती है टैक्स में। नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग, नंबर 2 कैलकुलेशन, एंड नंबर 3 रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के अंदर पेमेंट शामिल है। ठीक है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम आपको ऑर्डिनेंस के अंदर हेड ऑफ इनकम जितनी भी है 5 बेसिकली हेड ऑफ इनकम है उसको हम बाइफरगेट करके बताएंगे इनमें फर्क ऑर्डिनेंस ने क्यों किया है, क्या वजह है, फिर इनकी टैक्सेशन में फर्क ऑर्डिनेंस ने क्यों रखा है। सैलरी की टैक्सेशन अलग होगी, रेंट की टैक्सेशन अलग होगी, प्रॉफिट ऑन डेट इंटरेस्ट जिसको आप कहते हैं उसकी टैक्सेशन अलग होगी, बिजनेस की टैक्सेशन अलग होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की अलग होगी। तो ये सारी डायमेंशंस क्यों अलग क्यों किए, उसकी वजह क्या है वो हम आपसे डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे। सेकेंडली, कैलकुलेट होना है अगर किसी चीज को तो वो कैलकुलेट कैसे होगा, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होगा, उसकी प्रैक्टिकल फेज उसकी क्या होगा, चलो ये हम डिस्कस करेंगे। थर्ड में जब हम कैलकुलेशन कर लें तो हमें उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी को प्रेजेंट कैसे करना, और वो प्रेजेंट वो आईआरएस में जो उसके फॉर्म है स्पेसिफिक उनकी किस जगह पे जाके हमें कौन सा हिस्सा फिल करना, कौन सी वैल्यू को कहाँ दिखाना है, कौन सी वैल्यू को किस जगह पे दिखाना है, तो कितने एक्सटेंट तक दिखाना है। तो ये सारी चीजें उसका पार्ट होगा। इंशाल्लाह 3 लेयर्स के ऊपर हम इसको डिस्कस करेंगे। ये एक जनरल आइडिया है स्टार्टअप का है, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। पाकिस्तान का जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो पाकिस्तान में किस किस पे लागू होता है। यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी एक अंडरस्टैंडिंग का गैप रहता है हमेशा। पाकिस्तान का कानून पाकिस्तान में रहने वाले लोगों पे लागू होगा। पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज जिसको कहा जाता है, सरहदें, सरहदें जो है वो मुख्तलिफ कानून में मुख्तलिफ है। सरहदों की डेफिनेशन पता है किसी को, बाउंड्री की डेफिनेशन क्या है, पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्री इसी की डेफिनेशन का आइडिया है किसी को, क्या हो सकती है, कोई भी आइडिया। कोई ऐसी जगह जहाँ चार दिन हमारी बाउंड्री जहाँ इससे बाहर आ जाएंगे तो सेकंड से डिफरेंट हो जाएंगे। हम दूसरे की प्लेस में इंटरव्यू करेंगे। ज्योग्राफिकल टेरिटरी की डेफिनेशन में हमारे पास लैंड, सी एंड एयर तीनों शामिल है। हमें जमीन जो मिली है उसका मैप है, सी हमें हमारी ऑक्यूपाइड लैंड जितनी है उसके हिसाब से हमें समंदर का हिस्सा अलॉट होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैरी टाइम में भी सरहदें, एक होता है इंटरनेशनल वाटर जिसमें कोई भी आ सकता है, एक होता है कनेक्टेड बाउंड्रीज उसके अंदर मेरे पानी में फिर मैं ही रह सकता, कोई और नहीं। तो सरहदों का तयन तो जिससे जो है, इसी तरह ऑर्डिनेंस जो है, कानून जो है, इसने भी अपनी बाउंड्री का तयन किया कि मैं लागू किस पे हूं। तो इसने इसका जो तयन किया उसकी बेस ली है इनकम। इनकम वो ये कहता है कि भाई मेरी बाउंड्री में जिसने भी इनकम अर्न की मैं उस पर लागू होंगी। ठीक है, अब बाउंड्री की डेफिनेशन जब हम आते हैं तो उसमें यही बातें आएंगी कि जिसने मेरी जमीनी हदूद से इनकम अर्न की, जिसने मेरी पानी से की, जिसने मेरी फिजा से की। इसने एक चीज और ऐड की, जिसने बोला कि जमीन में भी 2 हिस्से करें, एक सरफेस एक बीनीथ द सरफेस, माइनिंग।
डिगिंग, एक्सकेवेशन, वो भी इस डेफिनेशन में। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि भाई जो भी आदमी हो, वो किसी भी नेशनैलिटी का हो, कोई भी शहरियत रखता है, अगर मेरी ज्योग्राफिकल बाउंड्री से इनकम अर्न करेगा तो मैं उससे टैक्स, ठीक है। ये क्यों जानना जरूरी, इसलिए जानना जरूरी है कल को एक आदमी आपके पास आए बोले मैं हूं अमेरिकन नेशनल, मैं पाकिस्तान का तो नेशनल नहीं हूं, मैं तो टैक्स नहीं दूंगा यहाँ। तो कानून ये कहता है कि भाई अगर आपने मेरी जमीन से आमदनी की है तो आप मुझे टैक्स देंगे, चाहे आपकी नेशनैलिटी कोई भी हो। दूसरा उसने इसमें एक एडिशन की, उसने बोला कि भाई देखो बात ये कि जो मुल्क में रहते हैं वो मुल्क के रिसोर्सेज ज्यादा यूज करते हैं, तो उनका टैक्सेशन का फिनोमिना उन लोगों से जो मुल्क में नहीं रहते या कम रहते हैं उनसे डिफरेंट चाहिए। कैसे डिफरेंट होगा, तो उसने बोला कि भाई आप इसमें डेफिनेशन एक डालें और वो आपको 182 मिलेगी, वो है रेजिडेंट की डेफिनेशन। कहा कि रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन। जो रेजिडेंट पर्सन है यानी कि वो आदमी जो एक टैक्स ईयर में 183 दिन या इससे ज्यादा पाकिस्तान में रहेगा, वो रेजिडेंट पर्सन कहलाएगा। अब उसकी नेशनैलिटी कुछ भी हो, कोई अमरीकी या 183 डेज से ज्यादा रहेगा, वो पाकिस्तान में टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट कहलाएगा। नेशनैलिटी कोई भी हो, यहाँ नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, यहाँ फिजिकल स्टे का कॉन्सेप्ट ऑर्डिनेंस में। तो जो आदमी रेजिडेंट होगा वो वर्ल्ड वाइड इनकम के लिए पाकिस्तान में टैक्सेबल होगा। उसने जो दुनिया में कमाया है उसके लिए पाकिस्तान में टैक्सेबल है। हाँ, उसने जहां कोई और आमदनी कमाई है उस पर टैक्स दिया है तो उस टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है, डिक्लेयर करेगा, उस पर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होगी, और अगर कोई टैक्स बाहर दिया है तो वो माइनस हो जाएगी या उसका क्रेडिट मिल जाएगा। अदरवाइज अगर कुछ नहीं दिया तो उसको यहाँ टैक्स देंगे। और ये कानून सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये कानून दुनिया में इनकम टैक्स का ये रेजिडेंशियल स्टेटस का कानून पूरी दुनिया में। आप यूएस में 120 दिन से ज्यादा रहेंगे, आप वहां के रेजिडेंट हो जाएंगे, आप वहां पे वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देंगे। यूके में रहेंगे ऐसा ही है, कनाडा में रहेंगे यही है, फिनलैंड में रहेंगे यही है, फ्रांस में रहेंगे यही है। उनके पास, हमारे पास थोड़ा एक्सपेंसिव टाइम है, हमने 183 डेज 6 महीने का रखा, उन्होंने 4 महीने का, ठीक है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है कि लागू किस पे होता। अब रेजिडेंट आदमी वर्ल्ड वाइड इनकम के लिए टैक्सेबल, अब एक नॉन रेजिडेंट आदमी वो पाकिस्तान में सिर्फ 2 महीने के लिए आया और वो चला गया, लेकिन अगर उसने उस 2 महीने में पाकिस्तान से कुछ कमाया है तो वो पाकिस्तान में टैक्स देगा। क्यों? क्योंकि मेरे बाउंड्री में कमाया। तो ये समझना इसलिए जरूरी, कल को आपके पास कोई ऐसी ट्रांजेक्शन आती है इसकी टैक्सेशन क्या होगी, तो हम आंख बंद करके फौरन में ये टैक्स ऐसा नहीं कर सकते। हमें ये पहले देखना है कि यार इसका स्टेटस क्या है, लीगल स्टेटस क्या है, क्या ये ट्रांजेक्शन उसकी अदर इनकम्स को भी अट्रैक्ट करेगी। बंदा अगर रेजिडेंट है तो सिर्फ सिंगल ट्रांजेक्शन में टैक्स थोड़ी होगी, उसकी तो ग्लोबल इनकम टैक्स होगी। हाँ, बंदा नॉन रेजिडेंट है तो सिंगल ट्रांजेक्शन में टैक्सेशन होगी। तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट के तहत चलना पड़ता है, वरना इस कानून की जो एप्लीकेबिलिटी वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस कानून में जो हिस्से दिए गए वो कहता है कि भाई मैं आपने जो कुछ भी कमाया या जो कुछ भी लिया जो कि इनकम की तारीफ में जाएगा उसके 5 हिस्से, 5 किस्में: सैलरी, रेंट, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और पीओडी और जॉब का इनकम, ठीक है। इस पूरे कानून में सबसे छोटा हिस्सा है सैलरी। पूरे ऑर्डिनेंस में सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 149 और सेकंड शेड्यूल में एक पार्ट है बस। ये 4 जगहों पे इसकी बात हुई है, उसके अलावा नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में रिटर्न फाइलिंग का अगर हम नंबर देखें तो सबसे ज्यादा रिटर्न फाइलर सैलरीड क्लास है। टैक्सेशन का जो कलेक्शन का वॉल्यूम है उसमें 13 से 14% टैक्स सैलरी क्लास है। 86-87% जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस और अदर सोर्सेस। लेकिन नंबर ऑफ फाइलर जो है वो सैलरी क्लास ज्यादा है, और ये समझ में आती भी है बात, इसीलिए इसके अंदर सैलरी का जो एलिमेंट है वो है। और सैलरी का एलिमेंट सबसे सिंप्लीफाइड है। सैलरी की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 12 और 13 में कि एम्प्लॉयर से आपको जो कुछ भी मिलेगा वो सैलरी में आएगा। सैलरी ग्रॉस बेसिस पे टैक्स होगी। आपको जो वाहिद बेनिफिट मिल सकता है सैलरी में वो सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है, वो मेडिकल अलाउंस, जो कि 10% ऑफ योर अगर बेसिक है तो उसका, वरना ग्रॉस का आपको मिलेगा, जो कि अगर पे स्लिप पे आपको मिलता है कुछ तो। अगर एम्प्लॉयर ही आपको नहीं दे रहा तो फिर वो आपको अलाउ नहीं है।
ये आपको अलाउंस मिलेगा, अदरवाइज आप ग्रॉस पे टैक्स होंगे। टैक्स की डिडक्शन का पूरा शेड्यूल जो दिया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में मौजूद है। पाकिस्तान में टैक्स का निजाम जो है वो 2 हिस्सों में चलता है। मेरी इनकम टैक्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं टैक्स पे करूंगा, लेकिन ऑर्डिनेंस से कहता है कि वो इनकम मुझ तक पहुंचने से पहले उसमें से कोई डिडक्शन हो जाएंगी, जिसको हम कहते हैं विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स। वो डिडक्शंस कौन करेगा? वो डिडक्शंस आपको इनकम देने वाला करेगा। सैलरी की क्लास लेते हैं समझने के लिए, तो जो एम्प्लॉयर है जब आपको वो सैलरी दे रहा होगा तो वो सेक्शन 149 में जो टैक्स बनता होगा आपका 6 लाख से ऊपर की अगर आपकी सैलरी है तो उतना टैक्स डिडक्ट करेगा और वो आपको नेट सैलरी पे कर देगा। आपका टैक्स आपके एनटीएन पे वो जमा करा देगा। आप उससे इंटाइटल लेंगे, आप मंथली बेसिस पे टैक्स का सर्टिफिकेट लें या एनुअल बेसिस पर वो बाय लीगल बाय लॉ बाउंड है कि आपको सर्टिफिकेट देगा रूल 42 में। एक चीज श्योर है कि हमेशा टैक्स ग्रॉस पे कटेगा। सैलरी सैलरी जी जो आपकी ट्रांसफर होगी उस पे टैक्स ट्रांसफर से मतलब थोड़ा सा अकाउंट में जा रही है, वो तो नेट हो गई आपकी, पेमेंट होगी ना, हमेशा टैक्स मतलब ग्रॉस पे ग्रॉस में कटेगा। ठीक है, जो आपकी ग्रॉस बन रही है उसी पे टैक्स। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप लोग कहते हैं कि हमारा जो बैंक में जा रही है नहीं, उस बैंक तो जो आपका है पे फॉर्म पे कभी पे फॉर्म जो है वो आपकी रेजिडुअल सैलरी है टैक्स कटने के बाद। आपकी टैक्सेशन हमेशा ग्रॉस इनकम पे होगी, क्योंकि जो टैक्स कटा है वो भी आपकी इनकम है। अगर कुछ अदर बेनिफिट्स ने अवेल किए हैं, कोई लॉन्स वगैरह लिए हैं, तो उसकी सैलरी में कटने के बाद वो देखिए वो बेनिफिट्स के अपने नहीं डिफरेंट है। देखिए लोन का जो नेचर है वो इनकम की नेचर नहीं है, लोन की नेचर लायबिलिटी है। आपने एम्प्लॉयर से लोन लिया 1 लाख रुपए और वो 10,000 रुपए महीने के हिसाब से कट रहा है, ठीक है। जब आपने लोन लिया तो वो लायबिलिटी आपने रिवर्स की, आपकी इनकम नहीं, आपको वापस करना है, तो ना उस वक्त वो टैक्स होगा और जिस समय वो रिडक्शन होगी ना उस वक्त एडजस्टमेंट होगी। ग्रॉस पे ही करेंगे। ग्रॉस पे सैलरी ग्रॉस पे टैक्स होगी, बिल्कुल खत्म। इवन इसको इस तरह लेंगे अगर आपके कोई पीएफ की कंट्रीब्यूशन भी है उस सूरत में भी सैलरी ग्रॉस पे टैक्स होगी। सिर्फ एक मेडिकल अलाउंस मेडिकल अलाउंस से प्रोवाइडेड कि कोई एम्प्लॉयर आपको कुछ मेडिकल देकर दे रहा है तो एक्जैक्टली उतना कट जाएगा, अदरवाइज 10% सेकंड शेड्यूल से जो आपको दिया हुआ है वो आपको अलाउ है कि आप उतना उसमें से माइनस कर लें, रेस्ट आपको टैक्स दें। मेडिकल को जो दे रहा है आपका सैलरी को सैलरी के अंदर आपका मेडिकल अलाउंस एक मोटा कार्ड लेके आपको क्रेडिट कार्ड बेनिफिट कहते हैं इसके लिए जी। देखिए आपके पास अगर मेडिकल के बेनिफिट्स है, ठीक है, तो आप उसमें टैक्स नहीं देंगे, लेकिन फिर आप ये 10% वाला जो एग्जाम्पशन है ये अवेल नहीं कर सकते। आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपको एम्प्लॉयर कुछ नहीं दे रहा तो आप 10% मेडिकल माइनस कर दो। अगर एम्प्लॉयर अलाउंस दे रहा है तो जितना वो अलाउंस दे रहा है आप उतना माइनस कर दो। अगर कंट्रीब्यूशन की से उसमें हो, यानी फॉर एग्जांपल मेडिकल है हमारे पास, ठीक है, उसमें कंट्रीब्यूशन है 50% है, तो एम्प्लॉयर भी कह रहा है 50% एम्प्लॉय कर रहा है। कंट्रीब्यूशन किस शेप का, कोई इंश्योरेंस है? इंश्योरेंस इंश्योरेंस करवाइए, उसका 50% कंपनी पे कर लिए, 50% एम्प्लॉय देना है, तो उसमें जो डिडक्शन है वो उस पर कर सकता है। देखिए ये बेनिफिट हुआ ना आपको। हाँ, बेनिफिट क्या है कि आप जो है जाके किसी वक्त भी मेडिकल फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, फैसिलिटी टैक्स नहीं होगी, वैसे भी कर सकते हैं। ये सारा टैक्स हो जाएगा इस में भी ग्रॉस ग्रॉस, क्योंकि वो जब आप फैसिलिटी अवेल करेंगे नहीं दे रहा, तो अगर उसने मेडिकल अलाउंस ज्यादा रख दिया आपकी सर्विस में मेडिकल लिखा हुआ है तो वो उधर 10% ठीक। अच्छा 3 इसमें से मेरा ख्याल है क्वेश्चन ये ईओबीआई का भी सिनेरियो सेम है। ईओबीआई आपके बेनिफिट की चीज है, इसकी रिडक्शन भी अलाउ नहीं होगी। सैलरी ग्रॉस पे टैक्स होगी आपकी। फ्यूल अलाउंस कहीं पे एग्जेम्पशन नहीं दी हुई, फ्यूल अलाउंस की आपका फ्यूल अलाउंस भी एज एन अलाउंस ही टैक्स होगा, सिवाय मेडिकल के जो कुछ भी एम्प्लॉय दे रहा है। इवन मैं आपको जब हम इसको सेक्शन 12 के बाद 13 में जाएंगे जिसमें उस सेक्शन वो परक्यूजिट्स कहता है। परक्यूजिट बेसिकली बेनिफिट्स होते हैं। एक चीज होती है आपको अलाउंस मिलती है कैश, एक एरिया होता है जब एम्प्लॉयर अकोमोडेशन दे दी, घर दे दिया, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा, पैसे तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो उस केस के अंदर भी आपके पास उस बेनिफिट की जो मॉनेटरी वैल्यू थी टैक्स रूल्स में वो आप टैक्स के लिए ऐड करेंगे। एम्प्लॉयर ने आपको गाड़ी दे दी, अब वो गाड़ी जो है अगर खाली ऑफिशियल पर्पस के लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो आपको पर्पस के लिए दे दी गई क्या आप पर्सन लिए तो फिर जो कॉस्ट है गाड़ी की उसका 5% आप अपनी टैक्सेबल सैलरी में ऐड होगा आपके और वो टैक्स होगा, ठीक है। फ्यूल किस शेप में मिल रहा है आपको? एज ए एंटाइटलमेंट मिल रहा है, ये डेस्टिनेशन है, आपको टैक्स होगा, बेनिफिट है।
यस उसकी फ्यूल के अमाउंट पे टैक्स होगा। यस अगर वो एनुअली इससे ऊपर जा रहा है एनुअली ऊपर नहीं, देखिए गाड़ी आपको मिली कंपनी मेंटेन्ड कार, कंपनी मेंटेन्ड कार में फ्यूल शामिल है, तो फ्यूल शामिल है तो फिर कॉस्ट का 5% जो है वो हर साल आपकी टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो। यस, और अगर उसकी गाड़ी की कॉस्ट प्लस मेंटेन का लफ्ज है, कानून में मेंटेन्ड है, रिपेयर मेंटेनेंस के साथ है वो, फ्यूल भी उसके अंदर ऐड होगा। ठीक है, अगर पर्सनल यूज के लिए गाड़ी आपको दे दी गई है कंपनी मेंटेन्ड तो कॉस्ट का 10% आपका ऐड होगा, ये गाड़ी का उसूल है। घर अगर दे दिया गया, फर्निश्ड अकोमोडेशन दी गई है तो बेसिक का 45% ऐड होगा, या अगर आपको घर नहीं मिलता तो जो अलाउंस मिलता हाउस रेंट अलाउंस के नाम पे उतना ऐड होता। तो ये थोड़ी सी बाइफिकेशन परक्यूजेट्स में दी गई है। आपको जो है सर्वेंट्स दे दिए गए तो जो सर्वेंट की सैलरी है वो ऐड होगी आपके टैक्सेबल सैलरी में। तो 12 और 13 में क्लियरली बता दिया कि आपको जो कुछ भी एम्प्लॉयर से मिलेगा वो सारा टैक्स होगा, ग्रॉस पे टैक्स। ये सैलरी का पूरा स्पेक्ट्रम है इसके अंदर। सिमिलरली जब हम सैलरी क्लास को थोड़ा सा बाईपास करते हैं, सोल सैलरी क्लास में से अगर हम नहीं रहे, हम सैलरी के साथ साथ कुछ और भी कर रहे हैं या कुछ नहीं भी कर रहे हैं, जहां पे बहुत सारा आपको एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंसेस नजर आएंगे कि आपके पास एक घर है, आप एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, सैलरी लेते हैं, आपने घर का एक पोर्शन रेंट पे दिए गए, तो जो रेंट आ रही है वो भी आपकी इनकम है, वो भी टैक्स होगी। अब उसकी टैक्सेशन सैलरी के साथ कैसे होगी? तो वहां पे फिर कानून ये कहता है कि भाई आपकी जितनी भी इनकम आ रही है आप वो सारी इनकम को ऐड करें अदर देन सैलरी और फिर कंपेयर करें। अगर सैलरी बाकी सारी इनकम के 75% से ज्यादा है, सॉरी सैलरी का पोर्शन बाकियों के मुकाबले में 75% से ज्यादा है, तो वो दूसरी इनकम की आपकी सैलरी में ट्रीट होगी। अगर वो जो बाकी सारी इनकम है वो 25% से ज्यादा हो गई तो फिर आपकी सैलरी है वो भी नॉर्मल इनकम में चली जाएगी, आपका स्लैब सैलरी का नहीं लगेगा। ये पहले ये रूल मेरे ख्याल से 2022 तक, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो ये 50-50 था, ये 50 सैलरी 50 नॉन सैलरी, अब ये 75-25 75% से मोर देन है तो आपको क्लास सैलरी हो जाएंगे, 25% नहीं हो 74 हो गया, देन 26 अदर इनकम थी, तो आप सारी क्लास आपकी मिडिल क्लास कह लें या नॉर्मल कह लें, सैलरी क्लास नहीं रहेगी, आपको टैक्स जो है वो दूसरे स्लैब पर देना पड़ेगा, सैलरी स्लैब पर नहीं ज्यादा देना पड़ेगा। ये रूल इसके अंदर प्रिवेल करेगा जब आपकी एक से ज्यादा इनकम हो जाएगी। अच्छा, इनकम की क्लासिफिकेशन में भी थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का मसला होता है। अब ये कानून है ना, जब बनाने वाला और उसको चलाने वाले अलग होते हैं ना, तो थोड़ा सा वो मसला खड़ा करते हैं। कुछ इनकम को उन्होंने कहा है कि जी जो कि कंपैरिजन के लिए रेट का पर्पस रखेंगे, यानी जैसे रेंट इनकम हो गई है और ये भी हुई है 22 के बाद से, बिजनेस इनकम हो गई, सही, लेकिन कहते हैं कि इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, प्रॉफिट ऑन दैट, वो अगर 50 लाख तक है तो वो फिक्स इनकम में जाएगा, वो नॉर्मल में नहीं जाएगा। ठीक है, प्राइस बॉन्ड, प्राइस एंड विनिंग्स वो फिक्स इनकम में जाएंगे। आपके पास शेयर है उस पर डिविडेंड आ रहा है वो फिक्स इनकम में जाएंगे, तो वो 2575 कंपेरिजन। लेकिन अगर आपने रेंट, इनकम फ्रॉम बिजनेस दो और जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है प्रॉफिट नॉट नेट वो 50 लाख से ज्यादा हो गया साल में, वो अगर वो तीनों आपके पास हैं तो फिर आपको ये सैलरी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, और सैलरी फिर आपकी या तो सारी क्लास सैलरी हो जाएगी या बकिया सारी नॉन सैलरी हो जाएगी। उसको सब ठीक है। फ्रीलांसिंग की नेचर क्या है बॉस? ऑनलाइन नहीं, किस चीज की फ्रीलांसिंग, किस चीज की सर? हाँ, मैं इसको थोड़ा सा, मैं सवाल को थोड़ा सा रीडिफाइन कर देता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। अब इसको क्यों, मेरे सवाल की वजह क्या, देखिए फ्रीलांसिंग की सर्विसेज को अभी इनकम टैक्स में दो हिस्सों में तोड़ते हैं, एक कहता है आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, और वो कहते हैं दूसरे के कहते हैं कि अदर सर्विसेज। अब फ्रीलांसर की जो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हो गई, आईटी सपोर्ट सर्विसेज, इसके ऊपर मेथोडोलॉजी डिफरेंट है। वो कहते हैं भाई ये एग्जाम है, इसमें टैक्सेशन नहीं है, ठीक है, बैंक जो 0.25% डिडक्ट कर देगा वो टैक्स फाइनल होगा, हम फर्दर टैक्स नहीं लेते। लेकिन अगर आप वही बुक कीपिंग अकाउंटिंग सर्विसेज कर रहे हैं तो वो फाइनल नहीं है, वो आपकी नॉर्मल इनकम पे। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एरर है अभी भी,
कि हर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को ना हम लेते हैं कि ये एग्जाम होती है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस सारी एग्जाम नहीं है, सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट की सर्विसेज एग्जाम है। तो जो सॉफ्टवेयर की हार्डवेयर से डेवलपमेंट या ऐसी चीज जो कि आप हम बहुत जगह पे डेटा फीडिंग को भी ले लेते हैं आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में, तो वो भी इसमें आ जाती है। तो वो सर्विसेज जो है वो एग्जाम हो गई, वो इसका पार्ट नहीं बनेगी 75-25 का। लेकिन अगर आप बुक कीपिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल्स बना के दे रहे हैं, किसी के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हैं, कंपाइलेशन सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये सारी अदर देन इसमें, तो ये फिर आपकी नॉर्मल रेजिम का पार्ट नहीं है। मैं आपके सवाल को मैं एड्रेस कर पाया हूँ या अभी इसमें कुछ सही, इसी से मैंने वो क्वेश्चन किया था। If a person who has spent 2 months in Pakistan and generate income here and then why he will pay tax on it when he is not considered to be resident? यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन जो है वो ये कहता है कि जी रेजिडेंट आदमी जो है वो तो वर्ल्ड वाइड इनकम के लिए टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट आदमी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम के लिए टैक्सेबल है। अगर कोई आदमी पाकिस्तान में 2 महीने रहता है और उन 2 महीनों में वो पाकिस्तान से कुछ कमाता है, तो चूंकि उसने पाकिस्तान सोर्स इनकम अर्न की है तो वो 2 महीनों में पाकिस्तान में कमाई हुई इनकम पे टैक्स देने के लिए पाबंद है, वो दुनिया में कमाई हुई इनकम पे पाबंद नहीं है। लेकिन अगर वो भी आदमी 6 महीने ज्यादा रह जाएगा तो फिर वो दुनिया पे भी टैक्सेबल होगा। यही डायलेमा हमारे पास है कि जो टैक्सेशन का उसूल है वो अर्निंग ऑफ इनकम विद रिस्पेक्ट टू रेजिडेंशियल और फिजिकल स्टेट से ताल्लुक रखते हैं। तो जो 2 महीने में आदमी कमाएगा पाकिस्तान में वो उस 2 महीने का टैक्स देगा और देन उसके बाद फर्दर टैक्सेशन उस पर नहीं। तो वो पहले भी वहां जाके अवेल कर सकता है वो, अगर वो वहां पे जाए एग्जैक्टली जहां पे वो रेजिडेंट होगा, जहां पे वो ग्लोबल इनकम डिक्लेयर करेगा वहां पे वो टैक्स क्रेडिट लेगा, फिर मैं इतनी इस इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स देकर आया हूँ तो जो टैक्स लायबिलिटी बने मुझे इसमें इतना क्रेडिट दिया जाए। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बाहर कमा रहा है अन्य कर रहा है वहां देके बिल्कुल ऐसा ही है, सेम है, जो आप पे करेगा उसका एविडेंस लेकर आए, यहाँ पे उसको उसका उतना टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी मार्क्स इनकम पे टैक्स दे चुका है। ग्रॉस में जो टैक्स काटा जा रहा है वो क्या एम्प्लॉई फाइलर कंसिडर नहीं, एम्प्लॉई टैक्स की डिडक्शन और पेमेंट की बेसिस पे फाइलर कंसिडर नहीं होगा, एम्प्लॉई अपने रिटर्न को फाइल करने की बेसिस पे फाइलर होगा। देखिए फाइलर की जो रिक्वायरमेंट है वो फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, वो पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं है। तो ये 2 चीजों को बिल्कुल अलग अलग है। अगर आपका टैक्स पूरा भी पे हो गया है लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप फिर भी जो है वो नॉन फाइलर कहलाएंगे। आपने अगर रिटर्न फाइल कर दिया और कोई टैक्स नहीं था उसके बावजूद आप फाइलर कहलाएंगे। तो फाइलर की जो क्लासिफिकेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, विद रिस्पेक्ट टू अर्निंग या पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं है। कैश मिल रहा है, कैश अगर आप लोग कंपनी फ्यूल का दे रही है। अच्छा देखिए एक चीज का यार ध्यान रखिएगा, हम जब भी इनकम की बात करते हैं तो इनकम वो है जो आपके डिस्पोजल के लिए। यहां पे अगर आपको कैश या फ्यूल मिल रहा है कंपनी की एक्टिविटी के लिए तो वो आपकी इनकम कंसिडर नहीं होगी। कंपनी ने आपको कहा है कि जी आप जाएं कोरंगी में या इससे भी ज्यादा दूर और वहां एक मीटिंग करके आए, उसके लिए कंपनी ने आपको गाड़ी दे दी, गाड़ी में फ्यूल भरवा के दे दिया या आपको जाते हुए फ्यूल डलवाते हुए चले गए। तो जो ये अमाउंट है ये बेसिकली उस मीटिंग के लिए था जो सोली ऑफिशियल पर्पस का है, तो ये आपकी अर्निंग नहीं है। हाँ कंपनी ने कोई कैश आपको देगा ये लेगी, आप जब घर जाते हैं तो घर में अपनी फैमिली के लिए इसको जब आप थोड़ा सा मूव करें तो उसका फ्यूल है। तो सही यही बात को मैं कह रहा हूं, किसी को इंटाइटेड क्योंकि आपको 100 है लेकिन वो इंटाइटेड उसकी वर्किंग आवर्स के अंदर नहीं है और जैसे तो अदर में तो यूज कर क्या वो सिर्फ फ्यूल इंटाइटेड है या वो गाड़ी के साथ फ्यूल इंटाइटेड? लफ्ज वहां पे कंपनी मेंटेन का है तो उसके साथ फ्यूल को भी जोड़ दें, उसके साथ जोड़ दें क्योंकि कंपनी मेंटेन कार में मेंटेनेंस एंड रनिंग दोनों आती हैं। किस पर्पस के लिए दे रही है? फिर एनवायरमेंट के रीजन होती है, यदि उसका समझिए फ्यूल कन्वेंस समझ दे रही है उसे आने जाने उसको कन्वेंस अलाउंस नहीं दे रही, उसको फ्यूल दे रही है। तो जैसे कन्वेंस अलाउंस टैक्स हो रहा था वैसे फ्यूल टैक्स होगा। बाय नेचर दोनों दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं ना। अभी आपको पैसे नहीं दिए, आपको फ्यूल दे दिया, वरना आपको अलाउंस मिलता। वो अलाउंस किस लिए था? वो अलाउंस इसलिए दिया गया ना कि आप घर से ऑफिस आए, ऑफिस से घर जाए। अगर ये अलाउंस आपको नहीं मिलता तो आप इस आने जाने पे अपनी इनकम खर्च करते, आप अपनी पॉकेट से इसके ऊपर खर्च करते।
आपने अपने पर्पज से नहीं किया, कंपनी के वास्ते, तो बाय नेचर कंपनी ने आपको एडिशनल इनकम दी, तो जब एडिशनल इनकम है तो टैक्स के अंदर वो इंक्लूड है। ये इसका डिजाइन, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन ये है इसका। नहीं, ये कोर्स, ये जो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है वो दोनों के लिए, देखिए टैक्सेशन का जो प्रिंसिपल है अंडरस्टैंडिंग का, वो प्रैक्टिशनर्स के लिए भी है और वो उन लोगों के लिए भी है कि वो चाहते हैं कि वो अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए इसको थोड़ा सा अप्लाई करें। यानी आप अगर चाह समझते हैं कि आप अपने रिटर्न्स को खुद कंपाइल करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमने इस कोर्स का डिजाइन इसी तरह किया है कि आदमी जो के समझे कि फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अंडरस्टैंडिंग से चले, उसने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पहले कभी दूर से भी नहीं देखा, तो उसको कम से कम यह आसानी हो कि हम उसको बेसिक से लेके चले और सबको साथ लेके चले, बेसिक पे कॉन्सेप्ट डिवेलप हो, उस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे हम फाइलिंग तक जाए। तो ये कोर्स डिजाइन जो किया गया वो दोनों क्लास के लिए किया गया, तो प्रैक्टिस में जाना जाता है। इवन वो लोग जो कि प्रैक्टिस में नहीं जाते लेकिन वो एक तरह से इंगेज है कंपनीज में, अपनी जॉब्स में इंगेज है, अब उनके लिए भी इस कोर्स को अपने डिजाइन इसलिए रखे है कि उनकी जॉब के अंदर क्या सिनेरियोस डेवलप हो सकते हैं। उनकी जॉब में बेसिक सिनेरियोस क्या है, विदहोल्डिंग सबसे ज्यादा है, जितनी भी पेमेंट प्रोसेस होंगी उस पर टैक्स कटना है, कब कटना है, कितना कटना है, कटने के बाद उसको जमा कैसे होना है, जमा होने के बाद क्वार्टरली रिपोर्टिंग कैसे होनी है, क्वार्टरली रिपोर्टिंग के बाद एनुअल रिपोर्टिंग कैसे होनी है। ये एक एम्प्लॉय का हेडेक है, तो कोशिश हमारी है कि हम इसको भी इसी तरह कवर करें कि जिस तरह हम बिगनर को लेकर चलते हैं, उनके पास ये हिस्सा नहीं होगा। जो इंडिविजुअल अपना रिटर्न फाइल कर रहा है उसके पास ये विदहोल्डिंग, उसके पास ये क्वार्टरली एनुअल फाइलिंग नहीं होगी, लेकिन लर्निंग अच्छी चीज है। लेकिन जो उसका फर्स्ट स्टेप है, हाउ टू नो कि किस पे काटना है, कितना काटना है और कब काटना है, काटने के बाद जो है वो जमा कब कराना है, जमा कराने के लिए चालान कैसे बनेगा, चालान बनने के बाद उसका सीपीआर कैसे निकलेगा, वेंडर जो सर खाता है हमारा सीपीआर के लिए, उसको सीपीआर किस वक्त देना है, कब नहीं देना है, एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें सिनेरियो का हमने कोशिश ये की कि इसका एक होलसम पार्ट बने ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप। कि मैं सैलरी पर्सन हूँ और टैक्सेबल इनकम ये मेरी क्या मुझे क्वार्टरली सैलरीड पर्सन का ठीक है। देखिए इसमें से दो चीजें, अब मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ। आप सैलरीड पर्सन है, आपकी सैलरीज में रिडक्शन होगी, आप अपने एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे बीइंग इंडिविजुअल, जो टैक्स आपका डिडक्ट कर रहे हैं वो टैक्स आपका डिपॉजिट करेंगे और डिपॉजिट करने के बाद वो आपके टैक्स की रिपोर्टिंग करेंगे। डिपॉजिट हो गया, आपको चालान मिल गया एंड देन रिपोर्टिंग। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि आपका टैक्स जो कट गया आप उसका चालान लें और एनुअल रिटर्न अपना फाइल करके अपना स्टेटस रखें। सैलरी के बाद ये तो छोटा सेक्शन है, इसमें इतनी क्यूरीज डेवलप हो रही है। हमारे पास जो बड़ा सेक्शन सबसे बड़ा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ऑर्डिनेंस है वो बिजनेस इनकम को कवर करता है, क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड है ये, बिजनेस की नेचर ही कॉम्प्लेक्स है। बिजनेस एक नेचर का नहीं है हमारे पास, बिजनेस के अंदर सर्विसेज, गुड्स, गुड्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, होलसेल, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट सब आती है। यहाँ पे सिर्फ एक इंपोर्टर है, उसके टैक्सेशन का स्टेटस अलग होगा, इंपोर्टर प्लस एक्सपोर्टर है वो डिफरेंट हो जाएगा, मैन्युफैक्चरर है डिफरेंट है। तो हमारे पास जो ऑर्डिनेंस है बेसिकली वो इनकम फ्रॉम बिजनेस को अलग कवर करेगा, तो हमारा जो एरिया है बेसिकली वो इनकम फ्रॉम बिजनेस की तरफ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है। बट हम इसमें आपको इवेंचुअली जरूर ये बताएंगे कि जब आप बिजनेस की टैक्सेशन को रिव्यू कर रहे हो या इवन आप बिजनेसमैन है, तो आप किस तरह अपने ट्रांजेक्शन को टैक्स पर्पस के लिए प्लान कर सकते हैं, ये आपको करना जरूरी है। आपके बिजनेस की पहले समझना होता है कि आपकी नेचर क्या है, क्या आप सामान जैसा खरीद रहे हैं वैसा ही आगे बेच रहे हैं। पहली चीज, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बेसिकली ट्रेडर हैं, ठीक है। जब आप खरीद के बेचे तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई वैल्यू एडिशन गुड्स के अंदर नहीं है, सो उसमें टैक्सेशन क्या होगी। लेकिन आप एक सामान खरीद रहे हैं और उसको चेंज कर रहे हैं, अब चेंज करना जो होता है उसके भी फिनोमेना डिफरेंट है। एक सामान इस तरह से चेंज होता है कि वो बिल्कुल एक नई चीज जनरेट करे,
और एक ऐसा भी होता है कि सिर्फ पैकिंग चेंज हो जाती है। लेकिन अगर वो अपनी ओरिजिनल डेस्टिनेटेड शेप से चेंज हो गया तो वो फिर मैन्युफैक्चरिंग ही कहलाएगा, चाहे आपने सिर्फ उसकी लेबलिंग पैकिंग चेंज की। ठीक है, यही सिनेरियो इंपोर्ट का। इंपोर्ट में आपने चीज उतारी और डायरेक्ट सेल कर दी, आप कमर्शियल ट्रेडर है। लेकिन इंपोर्ट में आपने चीज उतारी और उसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, चाहे वो उसका स्ट्रक्चर इन अपेयरेंस में था या स्ट्रक्चर इन नेचर था, वो मैन्युफैक्चरिंग होगी। मैन्युफैक्चरिंग की टैक्सेशन जो होगी वो डिफरेंट होगी, ट्रेडर जो है उसकी टैक्सेशन डिफरेंट है। ये दोनों अलग अलग चीजें, वो भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। इनकम, ये रेंटल इनकम जो पहला इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ये थोड़ी सी सिंप्लीफाइड वर्जन में, इसलिए कि आपके पास जो भी इनकम आती है फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसकी नेचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसमें कितना हिस्सा जो है वो रेंट क्लासिफाई होता है, वो टैक्स होगा। जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं उसमें अगर रिफंडेबल है तो क्या टैक्सेशन होगी, नॉन रिफंडेबल है तो क्या टैक्सेशन होगी, उसमें कुछ एक्सपेंसेस की एडमिसिबिलिटी है, सेक्शन 15-16 जो दोनों दिया हुआ है, वो कितना आपको अलाउ होगा। तो ये सारे सिनेरियोज जो है इसमें हम कोर्स में कवर करेंगे कि आपके जो रेंट आ रहा है उसकी टैक्सेशन किस तरह होगी, और सिर्फ रेंट आ रहा है तो टैक्स कैसे होगा, और रेंट के साथ और भी सोर्स ऑफ इनकम है तो वो मर चुके कैसे टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स आपके पास आजकल बहुत हॉट इश्यूज है। सबसे हॉट इशू आजकल यही है। इसके अंदर दो हिस्से होते हैं कैपिटल गेन्स में। एक तो वो गेन है जो शेयर एंड सिक्योरिटीज पर है, आपने किसी ने इन्वेस्टमेंट की होगी तो उसको आइडिया है, वो जो उसके ऊपर गेन के ऊपर टैक्स होता है वो भी कैपिटल। एक कैपिटल गेन टैक्स आजकल जो हमारे पास बड़ा हॉट बना वो बना हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी, घर है, प्लॉट है, अब आप उसको सेल करेंगे, सेल करने की सूरत में उसमें जो गेन आएगा उसकी टैक्सेशन कैसे होगी, ये एक बड़ा एस्पेक्ट है। इसके बाद इसके अंदर एक बड़ी जबरदस्त ब्रांच जो है वो ऐड की गई है 2022 से, और वो है सेक्शन 7E। 7E ये कहता है कि जी अगर आपके पास प्रॉपर्टीज एक से ज्यादा है तो आप उसके ऊपर उसकी वैल्यू जो है, वैल्यू मीन्स उसकी एफबीआर वैल्यू जो आपने डिक्लेयर की वो नहीं, या जो मार्केट है वो नहीं, जो एफबीआर की नोटिफाइड वैल्यू, उस एफबीआर वैल्यू का 1%, बेसिकली वो है तो 5% का 20%, लेकिन वो बनता उसका 1 ही है, तो हम उसको 1% इसलिए कहते हैं। उसकी वैल्यू का 1% हर साल देंगे, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कंडीशंस ये कि वो प्रॉपर्टी आपके पास एक से ज्यादा हो, पहली बात। अगर एक प्रॉपर्टी है तो उस पर टैक्स नहीं, अगर एक से ज्यादा है और जो जो ज्यादा वाली प्रॉपर्टी है उनकी एफबीआर वैल्यू जो है आपके पास वो 2.5 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको जो है फिर वो तमाम प्रॉपर्टी पे वो एक को हटा के 1% ऑफ एफबीआर वैल्यू हर साल टैक्स देंगे। ये 7E। अच्छा, इसकी इम्प्लीकेशन सेल के टाइम पर भी है। तो कानून यह हो गया है कि अगर आपने वो 7E जो है वो टैक्स पे नहीं किया तो जो आप जब प्रॉपर्टी सेल करके ट्रांसफर करने जाएंगे तो जो रजिस्ट्रार है वो आपसे 1% टैक्स एडिशनल ले लेंगे, और हर साल देना पड़ेगा, ये एनुअल टैक्स है। 7E की डिक्लेरेशन हर साल आपके रिटर्न का पार्ट है। जब रिटर्न आप ओपन करेंगे नीचे जो कंप्यूटेशन वहां पे कैपिटल एसेट का टैब है, उसमें 7E की बेसिकली, और वो हर साल आपको पे रजिस्ट्रार लेगा वो वन टाइम लेंगे, रजिस्ट्रार तो आप जब सेल कर रहे हैं ना वो तो 1 टाइम ही हो गया, वो चेक वाली प्रॉपर्टी आप किस तरह से वो तो आप चेक हो रहा है कि 22, 23, 24 आप वो इस तरह ले रहे हैं। आप 22 में लिए तो 24 में जाएगा, 3 साल का देगा। यस, ये सॉरी आप क्या कह रहे थे? 1+ या 1% जो आपको देना था रिटर्न के साथ आपने नहीं दिया है, अब आप दें। ठीक है, आपने रिटर्न में दे दिया है तो रिटर्न में आपके पास एक सर्टिफिकेट का ऑप्शन है कि आप सर्टिफिकेट जनरेट करें, वो आप रजिस्ट्रार को दे दें, वो आपसे 1% नहीं। सर जो फाइलर है और उसने अगर अपना 7E नहीं भरा तो 1% तो देना ही है उसने खुद। नॉन फाइलर को तो वैसे ही 1% देना, तो वैसे कि उसने रिटर्न में फाइल ही नहीं किया होगा तो 1% देकर। फाइलर में तो बल्कि खुद रजिस्ट्रार ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि आप जाके रिटर्न में पे करें, वो आपसे चालान लेगा, रजिस्टर काटेगा नहीं, वो आपको चालान लेगा 1%। तो आप चालान देंगे तो मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, अदरवाइज उसको ऑब्जेक्शन लगा छोड़ दें। आपको एक दो रजिस्ट्रार को नहीं, फाइलर हो तो मुझसे कहता है कि आप 7E का सर्टिफिकेट दें, आपके रिटर्न से सर्टिफिकेट निकलता है वो आप उसको जमा करा दें, फिर वो आपको 1% दें। कैपिटल गेन में अब जो प्रॉपर्टी का मैटर है, इससे पहले 2023
30 जून 2023 और अब बल्कि ये तो अभी मेरे पास आया ना 25 के लिए 30 जून 2024 तक जो है इस पर टेबुलर गेन जो है वो एप्लीकेबल थे। ओपन प्लॉट के ऊपर 6 साल से 8 साल का टाइम था, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो उसमें 4 साल और फ्लैट पे 2 साल का टाइम दिया हुआ था कि अगर इस पीरियड से ज्यादा आपने रखा है तो आप पे गेन पे टैक्स नहीं लगेगा। 1 जुलाई 2024 के बाद से जो भी प्रॉपर्टी परचेज होगी और जब भी सेल होगी उसमें जो गेन होगा उसका 15% टैक्स देना पड़ेगा। फ्लैट हो गया ये, अब आपके पास फ्लैट निकला क्या आपको आपकी प्रॉपर्टी के गेन पे वो प्रॉपर्टी लेकिन जो कि 1 जुलाई 2024 के बाद खरीदी गई है उसके ऊपर जो भी गेन होगा उसका आपको 15% देना है। ये अब आपके पास उसकी जो गेन की है क्लासिफिकेशन वो कैसे होगी? आप जो एफडीआर की वैल्यू है या मार्केट वैल्यू है या देखिए इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, आप प्रॉपर्टी जब सेल करते हैं तो उस पर डॉक्यूमेंट में क्या वैल्यू आती है? जो उस वक्त की एफडीआर वैल्यू होगी। अब गेन कैसे अराइज होगा? आपने जब प्रॉपर्टी खरीदी तब जो वैल्यू थी वो जो परचेज पे थी इस पे आपने डिक्लेयर किया और अब की जो एफडीआर वैल्यू है इसका डिफरेंस है वो आपका गेन है। एफडीआर में एफडीआर पे बनेगा मार्केट में तो कुछ ज्यादा है जो कन्वेंस डीड की वैल्यू एफडीआर वैल्यू है वही कंसीडर होगी सेल वैल्यू और उसी गेन का 15%। उसी के ऊपर जो गेन बनेगा उसका 15%। ठीक है। अच्छा इसके बाद ये सारी जितनी भी सिनेरियोज हैं ये हमारे पार्ट पे डिस्कशन जो है ये हमारे जो ऑर्डिनेंस अंडरस्टैंडिंग है जो कैलकुलेशन है इसको हम कोर्स में हमने कोशिश की कि इसको हम फॉर्म की तरह आईआरएस के पोर्टल में भी इसको प्लेस करें और कोशिश ये है कि लाइव तो हम इसको प्लेस करके ड्राफ्ट को आपको एटलीस्ट डेवलप करके दिखाएं। सबमिशन हम इसलिए नहीं करते कि लाइव किसी का रिटर्न सबमिट नहीं हो सकता, बट हम सबमिशन से एक स्टेप पहले तक आपको सारी एक्टिविटीज इवन ये वर्ड आप में से कोई अगर वॉलंटियर करेगा तो जैसे हमने लास्ट टाइम किया था हमने वॉलंटरी स्टार्ट किया था उस वॉलंटरी में ये हुआ कि जो फिजिकल अपेयरेंस 50% लोग थे हमने एटलीस्ट उनके रिटर्न ही फाइल कर दी तो ये आसानी हमें होगी। सैलरी क्लास ज्यादा थी तो आसानी से होगा, बट ये वॉलंटरी आप में से कोई करेगा तो आप उसके ही फॉर्म में उसी को बता सकते हैं उसी को दिखा देंगे कि यार कौन सी वैल्यू कहाँ प्लेस होगी। आपका रिटर्न जो है वो इस तरह बनता है, प्रिंट करके ड्राफ्ट देखें तो शक्ल ऐसी। तो पीछे हम जो कंप्यूटेशन अपनी डेवलप करते हैं, डेवलप करने के बाद उसको पुट कैसे करना है, सेव कैसे करना है, अटैचमेंट्स क्या लगानी, तो ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है कि रिटर्न सबमिशन का यहाँ तक हम आपको इसमें कवर करके देंगे। इसी वजह से इनकम टैक्स से हम कोशिश ये करते हैं कुछ सेल्स टैक्स से आपको फेमिलियरिटी दे दें। इसमें हम जो फेडरल सेल्स टैक्स है गुड्स का उसकी अंडरस्टैंडिंग सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की वो हम डेवलप करते हैं। सेल्स टैक्स रिटर्न जो फाइलिंग होती है मंथली उसकी हम डेवलपमेंट जो हम उसके साथ, तो ये दो चीजें हम कोशिश करते हैं कि हम आपको फेडरल में भी दिखाएं। प्रोविंशियल में जो है वो हम एसआरबी और कोशिश करते हैं कोई एक प्रोविंस या इस्लामाबाद टेरिटरी जो है वो फेडरल है, तो डिस्कस करना हुआ बीआरए का पीआरए का तो हम डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि सेम है। अगर एसआरबी पे आपकी ग्रिप है तो आपकी पीआरए पे ग्रिप रहेगी, बीआरए पे ग्रिप रहेगी, केपीआरए पे ग्रिप रहेगी। सब कॉपी पेस्ट है। रेट भी अब सबके बराबर हो गए सिवाय पंजाब के, डिफरेंट है उसका 16% से 17 पे गए, बाकी सबके 15 है। सिंध भी 15 हो गया, केपीआरए बीआरए पहले ही 15 था, अब आप उसके फ्लैट हो गए। इवन अब जो है मुझे परसों से ये मैं आईएस पे देख रहा हूँ कि जो सिंगल रिटर्न है उसका ऑप्शन ये प्रोविंस में एप्लीकेबल है, वो हो गया, ओपन हो गया। जो वन रिटर्न का जो पहले ट्रायल चल रहा था उसमें प्रोविंस भी आ रहे हैं, यानी कि एक ही रिटर्न हो जाएगी सबकी कि आप अपनी जो शेष रिटर्न आप गुड्स की अलग भरते थे, एसआरपी की अलग, पीआरए की अलग, अब सिंगल रिटर्न के अंदर ऑप्शन आ गए सारे। ऑप्शन आ गया, नोटिफाई कब होता है ये बस ये देखना, लेकिन ऑप्शन मैंने देखा कल से सारे रिटर्न जो बेसिकली है वो है जो आप पहले फेडरल की गुड्स की अलग भरते थे, एसआरबी की अलग भरते, अब वो सिंगल लॉगिन सिंगल विंडो वो अब कल से मैंने उसमें नजर आना शुरू हो गई। हाँ जरूरी क्यों से क्या, मैं थोड़ा सा सवाल समझना चाह रहा हूँ। इसलिए बोलेंगे सेल्स का कानून ये कहता है कि जो गुड्स या सर्विसेज कानून के अंदर दी गई है कि ये सेल्स टैक्स के साथ सेल होंगी वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड आदमी कर सकता। अनरजिस्टर्ड आदमी अगर कोई वो सामान सेल परचेज कर रहा है जो सेल्स टैक्स एक्ट में तो वो इलीगल है, वो नहीं कर सकते। देखिए ये सारी चीजें टैक्स को चार्ज करना विथहोल्ड करना ये रजिस्टर्ड आदमी करेगा। अनरजिस्टर्ड आदमी ना सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है, ना सेल्स टैक्स चार्ज कर सकता है, ना सेल्स टैक्स विदाउट कर सकता है।
अनरजिस्टर्ड आदमी को तो कानून ने कहा है कि वो टैक्सेबल गुड्स को सेल ही नहीं कर सकता। वो अगर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड से ले रहा है तो वो जो है वो चार्ज करेंगे, वो उसके साथ एडिशनल टैक्स उसका वो कलेक्ट करेंगे। 4% या 4.5%? वो 4%। रजिस्ट्रेशन, ये आप लोगों के पास पहला स्टेप, अगर आप बीइंग कंसल्टेंट काम करना चाहते हैं या अगर कभी फ्यूचर में आप देखते हैं तो आपके पास बहुत सारे लोग हैं। लोगों को देखें, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप अगर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो लोगों को गाइड सही करना शुरू करें, लोगों से अर्न करना शुरू फौरन ना करें। मेरे पास एक आदमी आता है जी मुझे रजिस्टर कर दो, क्यों रजिस्टर कर दो, मुझे बिजनेस करना है, मुझे ये करना है। मैं पहले अंडरस्टैंड तो करूंगा क्या वो काम बगैर रजिस्ट्रेशन के कर सकता है या नहीं कर सकता। इसलिए अगर वो बगैर रजिस्ट्रेशन के वो कानूनी का वो काम कर सकते तो फिर मैं क्यों उसको इस एम्बिट में इस तरफ लाऊं। इनकम टैक्स वाले आदमी को बोलो उसे इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हो, अपने रिटर्न फाइल करो। क्यों सेस के अंदर जाना चाहते हो अगर तुम उस एम्बिट में ही नहीं आते। तो ये एक ऐसी एडवाइजरी है, वरना तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपनी फीस चार्ज करें, लोगों को कवर करें रिटर्न। अब उसको आपने रजिस्टर करवा दिया, अब उसकी लाइबिलिटी क्या है, वो हर महीने आके सेस रिटर्न फाइल करेगा, एडिशनल चार्ज हो गया उसका, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, सब्जेक्ट टू ऑडिट हो गया। तो एक कॉम्प्लिकेशन हमने डाल के अपनी गुडविल खराब। तो एडवाइस हम लोग ये करते हैं कि रजिस्ट्रेशन सबको आप जो है वो जरूर उसके बारे में बताएंगे, जरूरी है, लेकिन जहां पे जरूरी है वहां पर। बाकी रजिस्टर कराने का प्रोसेस बहुत आसान है। आप अगर इंडिविजुअल है, आपको एनटीएन जनरेट करना है अपना, बहुत आसान है, आप आईएएस के थ्रू कर सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर आपको करना है तो पहले आपको पार्टनरशिप रजिस्टर करानी पड़ेगी। जैसे आप पार्टनरशिप रजिस्टर कराएंगे वहीं से रजिस्टर आपको एनटीएन जनरेट कर देगा। कंपनी में जाना है, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी है, आप एसएससीपी से बनवाएं, एसएससीपी जिसको कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगा आपको एनटीएन इशू कर देगा। वो भी आपको वन विंडो सोल्यूशन में रजिस्टर। सिर्फ इंडिविजुअल ऐसा है कि जिसको खुद से आईआरएस में जाके अपने आप को रजिस्टर करना है, अपना एनटीएन लेना है, तो बहुत आसान है। एक विंडो ओपन होती है, आपको दो बेसिक चीजें चाहिए होंगी। आपके पास एक अपना मोबाइल नंबर जो आपका शनाख्ती कार्ड पर हो, सेकंड ये ईमेल एड्रेस जो आपके पास होंगे, जो आप पर्टिकुलर फिल करेंगे तो वो कोड्स भेजते हैं, कोड्स आपके मोबाइल ईमेल पर आएंगे, वो कोड आप दोबारा पुट करें, आपको आईडी पासवर्ड इशू करें, आप रजिस्टर हो गए, आपका एनटीएन नंबर डेवलप हो गया, बस दैट्स ऑल द एक्टिविटी। एक आदमी कोई अनरजिस्टर्ड हो बताइएगा, ईमेल उसको रजिस्टर करके हम क्लोज करके दिखा भी सकते हैं, इसमें कुछ नहीं होता, वन विंडो। और एक आदमी जो रजिस्टर्ड हो उसने आगे टैक्स में रिटर्न ना कराओ, ठीक है, नॉन फाइलर होगा, उसकी सारी ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू क्या बोलते इस हैं। तरीके से अपने आप को दोबारा कर सकते देखिए एक आदमी, इसकी रीजन क्या होगी, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉई है, आप उनका टैक्स काट रहे हैं, आप जमा कहाँ करा रहे होंगे उनका टैक्स, टैक्स जमा कहाँ होता है, करवाना चाहिए उनके शनाख्ती कार्ड नंबर पे करेंगे। जब आप शनाख्ती कार्ड नंबर पे करवाएंगे, जैसे ही जमा करवाएंगे उसका एनटीएन हिट हो जाएगा, लेकिन वो सिस्टम में इनरोल नहीं है, तो उस सूरत में ई इनरोलमेंट का भी ऑप्शन आईआरएस पे दिया हुआ है। आप वहां जाएं, ई इनरोल करें सिर्फ अपने आप को, आपको आईडी पासवर्ड रिकवर करके दे देगा। जैसे आईडी पासवर्ड रिकवर होगा आप अपने रिटर्न फाइलिंग की तरफ चलिए। सिंपल है, आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मसला तो होता है उसके बाद रजिस्टर हो जाए तो फिर इशू। यहाँ पे जैसे आप इंडिविजुअल एओपी का, अच्छा नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है इनकी थोड़ी सी इशू अभी है, लेकिन ये भी है वन विंडो, जैसे पार्टनरशिप वन विंडो हो गई है। जो हमारे पास चैरिटी कमीशन है, जो ट्रस्ट एक्ट के थ्रू जो आप लोगों को एनपीओ को रजिस्टर कर रहा है, वो मेरा ख्याल है हम खड़े हैं अगस्त में, दिसंबर जनवरी में वो भी वन विंडो कर देगा। लेकिन अभी भी जो आपकी एनपीओ जो रजिस्टर होंगी उनका एनटीएन आपको एफबीआर से खुद जाके लेना पड़ता है। वो ट्रस्ट डीड आप वहां रजिस्टर कर जमा कराते हैं, रेंट एग्रीमेंट जमा कराएं, बिजली के बिल जमा करवाएं और ट्रस्टीज के सीनाइसिस कॉपीज दें, वो आपको एनटीएन इशू कर देंगे। लेकिन मेरा ख्याल दिसंबर तक है, उसके बाद वो जैसी वहां से आपके डेवलप होगी ट्रस्ट, उसके साथ ही वो एनटीएन, जैसे पार्टनरशिप है पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होती है, एनटीएन डेवलपमेंट, तो सेम वन विंडो उसका इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास जो एक दूसरा बड़ा सेक्शन रहता है इसमें, वो विद होल्डिंग का है। हमने पहले तो ये अज्यूम करना था इनकम कौन सी है, कैसे टैक्स होगी, उसके बाद दूसरा रोल है, वो रोल है जो वो लोग जो एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो वो पेमेंट प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उनका रोल एज ए विद होल्डिंग एजेंट है। कौन कौन विद होल्डिंग एजेंट होगा, कौन नहीं होगा, कब विद होल्डिंग एजेंट का रोल इनिशिएट होगा, कब नहीं होगा, विद होल्डिंग एजेंट होगा वो टैक्स कब काटेगा, कितने दिनों में जमा कराएगा, कैसे जमा कराएगा, वो सारी एस्पेक्ट्स हमने इसमें
कोशिश की हम इसको कवर करें, ताकि जो लोग अभी एम्प्लॉयमेंट में हैं, उनके लिए कम से कम ये एरिया मुझे इंपॉर्टेंट है, वो उसको हम कवर करवा दें इस पे। यहां तक का जो फेस था रिटर्न फाइलिंग का, ये था टैक्स पेयर का फेस। टैक्स पेयर ने अपने रिटर्न फाइल कर दिया, आप लोगों ने अपने जो है वो सारे स्टेटमेंट फाइल कर दिए। इसके बाद डिपार्टमेंट का फेस शुरू होता है। डिपार्टमेंट आपके रिटर्न, आपके स्टेटमेंट्स की वैल्यूएशन करता है। वो समझते हैं कि इसमें डेफिशिएंसीज हैं, तो वो आपको नोटिस का नोटिस जो होते हैं उसके करस्पॉन्डेंस है। तो कोशिश हमारी ये रही है कि हम आपको जो मोस्ट कॉमन नोटिस इश्यूज होते हैं, 12 से 15 नोटिस हैं जो कॉमनली चलते हैं। सबसे पहला आपको नजर आएगा वो 1144 का नोटिस टू फाइल रिटर्न। जब भी आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे ड्यू डेट पे, उसके 15 दिन के बाद आपको नोटिस आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो उसके बदले में आपको नोटिस ही फाइल करना होता है। फिर उसके साथ अक्सर आप देखेंगे आपको 182 का नोटिस आता है पेनल्टी का, तो इंडिविजुअल को ये 2 नोटिस ज्यादा आते हैं। फिर आपके पास नोटिस 176 का आता है ऑडिट का, कॉल फॉर रिकॉर्ड, इंडिविजुअल्स को ये भी आते हैं। उसके साथ अलाइनमेंट 122(9) शो कॉज आते हैं। उसके बाद वो कन्वर्ट होते हैं ऑर्डर में, 122, 121 के ऑर्डर्स में कन्वर्ट होते हैं। बिजनेस जो है, कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, इनको नॉर्मली जो आते हैं वो 161 मॉनिटरिंग के, यानी कि जो टैक्सेस आपने कार्ड में जमा करवाई उसकी वैल्यूएशन है, उसको मॉनिटरिंग प्रोसेस कहते हैं। 161 रूल 44 और 161 पैरेलल आते हैं, ये आएंगे। बाकी ऑडिट के 177, 122(9) शो कॉस्ट के आते हैं। ऑर्डर 122 में होगा, 121 में होगा, दोनों में से किसी एक में ऑर्डर होते हैं। 121 122 का आगे लिख लिया, 122 5A भी है 122 का ही पार्ट, सबसेक्शन 5 है, लेकिन अलग से उसको हम हमारे पास जब ऑर्डर अगर हो गया हमारे पास इन सेक्शन में, तो हमारे पास रेमेडीज क्या है, हम उसके अगेंस्ट में अपील्स फाइल करते हैं। अच्छा, 15 जून 2024 से अपील्स के सेक्शंस को भी 200 में तोड़ दिया ना। पहले अपील की जो चेन थी वो सेम थी। हमारे अगेंस्ट में ऑर्डर होगा, हम कमिश्नर अपील के पास अपील करेंगे, अगर हम वहां से अनसक्सेसफुल हुए तो हम इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल में करेंगे, वहां से अनसक्सेसफुल हुए तो हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां से अनसक्सेसफुल हुए तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 15 जून 2024 के बाद से इन्होंने डिवाइड कर दिया है कि अगर 2 करोड़ रुपए तक इनकम टैक्स या 1 करोड़ रुपए तक की सेल्स टैक्स की अगर बात हो रही है, ये ऑर्डर है, तो अपील में जाएगा। अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो डायरेक्टली ट्रिब्यूनल में जाएगा, और अगर इन दोनों में अनसक्सेसफुल हुए तो हाई कोर्ट जाएंगे। एक लेवल ऑफ एक पेयर ऑफ अपील जो हमारी कम कर दी गई है 15 जून के बाद से। आप जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कंप्यूटेशन के बाद, तो आपको ये छोटे से मसले जो है ना ये आपके पास नहीं। अच्छा, ये जो आएंगे ना वो आपके पास, ये ज्यादातर बिजनेस इनकम जो उसमें आएगी। सैलरी क्लास का तो मसला खत्म हो गया, जो टैक्स कटा वो फाइनल टैक्स था उनका हो गया। इंटरेस्ट प्रॉफिट ऑन डेट 50 लाख तक है तो 15% जो बैंक काटेगा फाइनल स्टेटस पे वो फाइनल हो गया। डिविडेंड 15% कट गया डिविडेंड में से, फाइनल हो गया, कोई और टैक्स नहीं देंगे। रेंट नॉर्मल टैक्स का स्लैब है, जो दे दिया वो फाइनल हो गया। बिजनेस के अंदर 2 लतीफे हैं थोड़े। बिजनेस में वो ये कहते हैं कि भाई क्योंकि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों अपीयर होते हैं, तो उसकी टैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाइड वर्जन में नहीं है, उसकी टैक्सेशन 3 टेयर्स पे होगी, और 3 में से जो हाई होगा वो पे होगा। पहली टेयर जो है वो कि जो आपका प्रॉफिट है उसका 29%, ये कंपनीज की टैक्सेशन में बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट का 29% दे दें, ठीक है। या और जो रेवेन्यू है आपका उसका 1.25% दे दें, या जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसका 17% दे दें। इन तीनों में को कैलकुलेट करें, जो ज्यादा होगा वो पे करना। कॉम्प्लेक्स है, इस टाइम पे कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस टाइम पे हमें तीनों लाइन नहीं पता। आसान समझने तरीका है कि जो सेल या रेवेन्यू है उसका 1.25% दे दें, या जो टैक्सेबल इनकम आई है उसका 29 दे दें, या जो अकाउंटिंग प्रॉफिट आपके अकाउंट्स में आ रहा है उसका 17%, जो उसमें से ज्यादा है वो पे करें। ये आपके पास कंपनीज के टैक्सेशन का पार्ट है। जब कंप्यूटेशन बनेगी इसकी तो ये ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ऐसा क्यों है। इसलिए कि कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो ये नहीं हो सकता कि आपकी कंपनी लॉस में और आप एंजॉय करते रहे। सरकार ने कहा भाई लॉस हो या प्रॉफिट हो ये आपका है, हमें कुछ ना कुछ तो आपसे चाहिए, तो लॉस मेकिंग एंटिटी की 1.25% अपने रेवेन्यू का देगी।
ठीक है, ये हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है। अब इसमें जो नॉर्मल टैक्सेशन की मैंने बात की वो 29% हो गई, मिनिमम टैक्सेशन की जो बात की वो 1.25% हो गई, और जो 17% करते हैं वो भी मिनिमम की डेफिनेशन है। इसको हम कहते हैं एसीटी, ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स। सेक्शन 113 में ये दोनों भी है। ये प्रोसीडिंग सबमिशन की बात की, ये खाली एक थ्योरेटिकल आस्पेक्ट है, आगे बताओ कल को अगर कोई क्वेश्चन आपको या आपके अंडरस्टैंडिंग। ये तीन तो आपने स्लैब बता दी नहीं, ये स्लैब्स नहीं है, समझे, फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे लोग तो बताते नहीं एक्चुअली है क्या, एक्चुअल से क्या मुराद नहीं। एक्चुअली यानी किसी का बेसिस है वो एक्चुअल शो करते ही नहीं यहाँ पर, तो हमने 99%। देखिए आप अगर अपनी मर्जी का भी शो करेंगे तब भी तीन फॉर्मूले तो लगेंगे, तीनों तो लगेंगे। वो आप पे डिपेंड करेगा, तीनों में से किसी भी कर दें। देखिए लेकिन जब वो मांगेंगे उस चीज के रिलेटेड तो उसके लिए अब आप रेवेन्यू को छुपा सकते हैं, सिर्फ कुछ रेवेन्यू को ना जो कैश में है, कैश जो बैंक में गिर गया उसको कैसे छुपाएंगे, तो 1.25% पक्का हो गया, तो 1.25 तो देना है। ठीक है, अब आपका प्रॉफिट आया, टैक्सेबल इनकम इसको हम कहते हैं, वो टैक्सेबल इनकम आपके रेवेन्यू से करस्पॉन्ड तो होनी चाहिए ना कहीं। यार आप एक कारोबार कर रहे हैं, अगर आप उस कारोबार पे 5% भी नहीं कमा रहे तो टैक्स वाला बोलेगा नहीं कि करके आ रहे, छोड़ो बंद करो यार जाओ, है ना। मैं मिसाल देता हूँ, हमारे पास एक चीफ एग्जीक्यूटिव थे जब मैं इंडस्ट्री में था, कहते हैं यार 2.5 अरब रुपए की मशीनरी लगाई हुई हमने, प्लांट लगाया हुआ, ठीक है, अगर मुझे इसको 10% भी ना मिले तो मैं इतने, मैंने कोई 5,000 लोग जो यहाँ रखे हुए हैं, मुलाजमीन है मेरे पास, हेडेक है, इतने में टैक्स डिपार्टमेंट में, मैं सब बेचता हूँ, 2.5 लाख की बैंक में रखता हूँ, 16% सूद दे रहा है बैंक। इज द मेंटालिटी ऑफ द ओनर कि मैं सुबह आराम से उठूंगा, यार तो उठूंगी नहीं, मैं 2 बजे उठूंगा सो के, अब मैं सुबह 9 बजे ऑफिस आ रहा हूँ, सारे हेडेक लेकर रात को 10 बजे जा रहा हूँ, और मेरी इन्वेस्टमेंट और मेरी इतनी इनपुट और मेरे इतने अंदर एनर्जी देने में भी अगर मुझे ये पूरा इन्वायरमेंट 10% भी नहीं देगा तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं इतने काम करूँ। बात बहुत लॉजिकल है, तो सही लग रहा है, मैं सब बेचता हूँ, बैंक में रखता हूँ, 16% तो बैंक मुझे खुशी खुशी देगा। सो ये वाला ये एस्पेक्ट है ना थिंकिंग प्रोसेस, ये एफबीआर भी रखता है। 5 साल से आप लॉस पे आ रहे हैं, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 5 साल लॉस करने के बाद भी खड़ा हुआ 6 साल कारोबार कर रहा है, शेडी बात है यानी। ये हो ही नहीं सकता कि आप घर से 5 साल से पैसे उसमें लगा रहे हैं, पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और फिर भी बिजनेस कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पे आके इंडस्ट्री प्रैक्टिस, इंडस्ट्री उसी इंडस्ट्री में दूसरे कारोबार में क्या अर्न कर रहे हैं, वो लगभग 5 कंपनियों के रिटर्न रख देगा जिनके साइज रेवेन्यू सब आप जैसे हैं। वो 8% 10% कमा रहे हैं, आप कहां से बता रहे हो 3%। जब आप 2 अरब रुपए में आप उनका 3%, वही 2 अरब रुपए तो उसी प्रोडक्ट, उसी मार्केट, उसी इंडस्ट्री, आपसे 2 गलियां छोड़ के फैक्ट्री सब करके वो 8% दिखा रहा है, तो भैया 5% आपने कहीं पर रख दिया है, आप बता नहीं रहे। कम टू दैट पॉइंट, कम टू सेंसेस, तो मैं आपको 10% 12% पे रख के टैक्स लगा दूंगा, 3% एक्स्ट्रा प्रॉफिट में टैक्स देना पड़ेगा। दैट्स द थिंग। ये बेसिकली आपके पास स्टेप्स होते हैं, कलेक्शन, इंडक्शन एट सोर्स। टैक्स का जो एलिमेंट है वो सिर्फ रिटर्न के टाइम पे पे नहीं होता, आप जो हेल्ड कर रहे हैं एक्चुअली वो टैक्स ही कलेक्ट कर रहे हैं, वो आप जमा कर रहे हैं, तो उसके मैकेनिज्म में 2 से, एक होता है डिडक्शन एट सोर्स और एक कहलाता है कलेक्शन एट सोर्स। ठीक है, डिडक्शन एट सोर्स वही है जो आपकी सैलरी पे से कट गई, वेंडर की पेमेंट में से कट गई सारे। एक है कलेक्शन एट सोर्स, इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है बिजली के बिल, उसमें इनकम टैक्स लगा हुआ आता है 235, वो आपसे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरी एग्जाम्पल है, जी तो पाकिस्तान देखा जिससे देखते लोग, उसमें इनाम मिलते हैं, वो इनाम कैसे मिल जाता है लोगों को, नहीं, उससे पहले वो जिनका इनाम निकलता है उसको जीतो पाकिस्तान वाले एक चालान देते हैं कि आप इसके ऊपर फायदा लें तो 20%, नॉन फायदा तो 40% का टैक्स है, ये आप निशान बैंक में भर के आए, हमें उसकी कॉपी दें, देन ये है कलेक्शन एक्सपेंस। जहां पे चीजें इन काइंड इंगेज होंगी वहां डिडक्शन एक्सपेंस नहीं हो सकती। लैपटॉप वैसे मैं हार्ड डिस्क निकाल के नहीं रख सकता, ये तो टैक्स का पार्ट है, तो मैं उसमें जो टैक्स का अमाउंट है वो आपसे पहले ले लूंगा और फिर आपको चीज दूंगा, तो उसको हम कहते हैं कलेक्शन एट सोर्स। और जहां पे मैं पैसे काट के दूंगा वो होती है डिडक्शन एट सोर्स। एट सोर्स बुनियाद, कलेक्शन लेना पहले और फिर चीज देना, डिडक्शन पैसे काट कर देना, ये 2 मैकेनिज्म है जिसपे आपके पास काम हो रहा होता है। फिर आप रिटर्न के साथ टैक्स पे करते हैं,
डिपार्टमेंट जो है वो वही वाली बात, क्यों माना नहीं, नहीं भाई, तो वो आपको ऑर्डर करके आपसे रिकवर करेगा, आप कुछ भी आपके बैंक अकाउंट से निकाल के ले जाएगा। एडजस्टमेंट आपका पिछले सालों का रिफंड था जो कि डिपार्टमेंट ने अप्रूव करके 170 का आपको ऑर्डर किया था, रिफंड ऑर्डर, तो आपकी लायबिलिटी उससे एडजस्ट हो सकती तो ये सब नॉर्मली प्रैक्टिस पाकिस्तान में बहुत है। रिफंड की प्रैक्टिस नहीं है, होनी तो चाहिए, होनी चाहिए। देखिए हमने जब अभी बजट से पहले सेशन हो रहा था प्री बजट का, तो हमने उसमें एग्जैक्टली एफबीआर टीम को कहा था कि यार आपका ट्रस्ट लेवल खराब है। ट्रस्ट लेवल कैसे बनेगा, आप लोग थ्रेशोल्ड एक बनाओ, तो छोटे छोटे रिफंड को आप ऐसे एक्सेप्ट कर लो। सर बिजली के बिल है, सैलरी क्लास के मोबाइल फोन, यूटिलिटी और कोई भी अगर आप एयरटिकट्स के हैं, आप उसका रिफंड ऑर्डर 6 महीने बाद खुद ही करो सिस्टम में, ऑटो। अपने सिस्टम में तो मतलब 2, 4, 5, 10,000 के रिफंड ऑर्डर से ट्रस्ट डेवलप होगा, आप वो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिलियन ऑफ रुपीस का रिफंड देते हो, उसमें इतने सारे फेक फॉर्जर होते हैं, आप छोटे कर दो, आपको समझ में आने वाली बात हो तो होगी। विथहोल्डिंग टैक्स बिल्कुल नहीं चाहता, मुश्किल कोई चीज नहीं है, ये बहुत आसान सी चीज है। तो हमारी क्लास, हमारा सेशन शुरू होगा, हम आपको पीएसआईडी, जिसको हम चालान आप कह रहे हैं, इसका जो ऑफिशियल वर्ड है वो पीएसआईडी है, सारी पीएसआईडी की डेवलपमेंट हम सिखाएंगे। इवन ये भी है कि अगर सिंगल है तो सिंगल कैसे बनेगी, और अगर बल्क की है 1000, 2000, 5000 लोगों की बननी है, तो उसके अंदर बल्क वाली जो होगी, जो उसका फॉर्मेट है, वो बल्क का फॉर्मेट किस तरह काम करता है, उसके अंदर डेटा कैसे फीड होगा, उस डेटा को हम पीएसआईडी में कैसे कन्वर्ट लेके जाएंगे, वो किस तरह होगा, तो वो भी इंशाल्लाह हमसे बताएंगे। उसके अंदर ऑल्टरनेट क्या है, अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो चालान बगैर आईडी पासवर्ड कैसे बन सकता है, वो बताएंगे। तो ये सारा इसका पार्ट है। ये आई एम आईटी प्रोफेशनल। आईटी प्रोफेशनल अगर आप हैं तो आप किस तरह हो सकते हैं, आपको सिर्फ जो टैक्स का एलिमेंट इस तरह हो सकता है कि आपकी जो भी इनकम अगर बाहर से आ रही है, तो आप बैंकर्स के साथ जिस तरह उसको कोऑर्डिनेट करके 0.25 पे जो टैक्स है वो डिडक्ट करवाएं, और सारी अपनी इनकम जो है वो फाइनल करवा के अपने रिटर्न में जो है उसको फाइनल इनकम के तौर पे दिखाएं, और फर्दर टैक्स ना पे करें। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह वो आपसे जो है वो यहाँ पे शेयर हो जाएगी। दोनों हमारे पास प्रैक्टिस है, हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। हम नॉर्मली कोशिश ये करते हैं कि जी जो 6 लाख से ऊपर वाले एम्प्लॉइज हैं जिन पे टैक्स डिडक्ट हुआ है, हम अपने 149 की स्टेटमेंट में सिर्फ उनको लेके जाए। अच्छा, 149 की क्वार्टरली कोई सेपरेट नहीं होती है, वो 165 की एक ही स्टेटमेंट है, उसमें वेंडर और वो दोनों शामिल होते हैं। लेकिन 149 की एनुअल स्टेटमेंट है जो सेपरेट होती है, वो एनुअल फाइल होगी। जो 165 की क्वार्टरली है उसमें 149 का पोर्शन मौजूद होता है, दोनों टैब अलग अलग नजर आ रहे होते हैं, तो उसमें 149 उसमें इंक्लूसिव है। लेकिन हम नॉर्मली यही करते हैं कि जो टैक्सेबल एम्प्लॉइज उनको टैक्स कटाए, हम सिर्फ उसको कवर करें, जो बिलो टैक्सेबल है हम उसके अंदर नहीं लेके जाते। ये हम प्रैक्टिस करते हैं, ये थोड़ी आसान प्रैक्टिस है। यार होलसेलर और रिटेलर, देखिए अभी तो जो इनका जो नया एक क्या बोलते हैं उसको, एक पूरा सिनेरियो चल रहा है रिटेलर्स के साथ कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं, तो वो ऐप के थ्रू करवाएंगे तो फाइनल टैक्स रिजीम का पार्ट बन रहे हैं। अगर वो रिटेलर कर, अगर वो रिटेलर कोई भी है वो उसमें नहीं जाता, तो जो नॉर्मल बिजनेस इनकम है वो उस पर कर सकता है। वो अपनी सेल को नॉर्मल दिखाए, अपनी कॉस्ट, अपनी परचेज, जो भी एडमिन एक्सपेंसेस है उसको अलग से दिखाए, जो प्रॉफिट उसका साल का है उसमें नॉर्मल मैनर में वो टैक्स पे करे, जैसे नॉर्मल बिजनेस है, ट्रेडिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, बाइंग एंड सेलिंग, वो उस पर शो करेगा। होलसेल का भी प्रोसेस सेम ही है। इशू ये आता है कि जब आप डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वहां पे आप क्या करेंगे। अब आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, एक स्पेसिफिक आइटम के डीलर है, उसी आइटम में डील करते हैं, वो आइटम बेचने पे कंपनी आपको सॉर्ट ऑफ कमीशन देगी, क्योंकि वो आइटम आप कहीं और से तो परचेज नहीं कर रहे, ना ही वो आइटम आप मार्केट में उस प्राइस पे जो कंपनी निकाल उससे ज्यादा पे सेल कर सकते हैं। तो आपकी इनकम जो है उस सूरत में जो कंपनी का कमीशन है वो है, लेकिन ये मुमकिन है कि आपके बैंक स्टेटमेंट में सारे पैसे आ रहे हैं। ये एक सिनेरियो है, तो उसमें हम लोगों का सजेस्ट ये करते हैं कि आप कंपनी से एनुअल बेसिस पे एक सर्टिफिकेट ले लें कि साल में आपने कंपनी के लिए इतना पैसा जो था वो सेल किया,
इतना पैसे कंपनी को कॉस्ट की शक्ल में दिया और कंपनी ने आपको इतना कमीशन दिया जो आके आपकी इनकम है, और आप उस इनकम को अपने रिटर्न डिक्लेयर करें। अदरवाइज आप प्रॉब्लम में वहां आएंगे कि जहां पे आप पूरा रेवेन्यू दिखा देंगे और आपका मार्जिन छोटा होगा तो आपको 1.25% पूरे रेवेन्यू को देना पड़ जाएगा, और वो 1.25% आपके मार्जिन से भी कम होगा। उनसे भी ज्यादा बैंक ट्रांजेक्शन भी चल रहा है। वो तो वॉल्यूमनाइज्ड है, ठीक है। अब वहां पे प्रॉब्लम में आ जाएंगे, अगर आपने पूरी सेल अपनी दिखा दी तो बैंक में तो फिर आप 1.25% आपको पूरी सेल को देना पड़ेगा, और वो आपके कमीशन से बहुत ज्यादा होगा। तो बेहतर है कंपनी सर्टिफिकेट लिया जाए कि भाई हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, इसी साल में हमसे सेल इतनी से हमारे प्रोडक्ट की है, इतनी हमने उसको प्रोवाइड की थी, और हमने इसके बदले हमने उसको इतना कमीशन दिया। वो कमीशन आप अपनी इनकम दिखाएं तो रिटर्न आपका जो है फिर भी आपको रिप्रेजेंट करता है, वरना आप चैलेंज में आ जाएंगे। एओपी, एओपी का मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जितनी भी पार्टनरशिप्स होती हैं, एक बिजनेस के ऊपर 2 से ज्यादा आदमी मिलकर चलाएं एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू और उसको रजिस्टर करवा लें, उसको पार्टनरशिप कहते हैं। तो जो कानून में नाम है पार्टनरशिप्स का, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो सिंगल मेंबर नहीं। पार्टनरशिप सिंगल मेंबर कंपनी हो सकती है, एओपी सिंगल मेंबर नहीं हो सकती, कंपनी सिंगल मेंबर हो सकती है। सिंगल मेंबर हो सकते हैं, लेकिन एसएससीपी उसको एक उसी को कह रहा हूँ, सिंगल मेंबर कंपनी, एसएमसी उसको भी एओपी है, नहीं, एसएमसी के उसको एसएससी कहते हैं। सिंगल मेंबर कंपनी, एसएमसी का मतलब ये। वो तो हाँ, एओपी जो है ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसका नाम ही सी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। कोई फॉर्म देती है एओपी का, एक देती है वो एओपी का जो फॉर्म है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो भी पार्टनरशिप, वो सिंगल वाली में नहीं आएगी, वो लिमिटेड लायबिलिटी में नहीं लेगा उसको। टैक्स रिटर्न करवा देंगे यार, कोई इश्यू नहीं, करवा देंगे। ऑर्डर्स अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो ऑर्डर्स के फॉर्म्स हैं 121, 122 असेसमेंट्स, 161 मॉनिटरिंग, पेनल्टी 182, 205, असेसमेंट गिविंग इफेक्ट 124। 124 तो उस वक्त आता है जब आपने अपील की, फाइल की ऑर्डर की, और उसके बगेंस्ट में आपको ऑर्डर, दैट इज 120। अपील्स, आप एक ऑर्डर हुआ जो कि आपके अगेंस्ट हुआ, अब आपने ऑप्शन किया, या तो जो टैक्स हुआ है वो पे कर दें या उसको कंटेस्ट करें। जब कंटेस्ट करेंगे तो किस लेवल पे कंटेस्ट होना है वो, ये थोड़ा सा अपडेट होना है इसको, इसलिए कि आप ट्रिब्यूनल और कमिश्नर अपील पैरेलल होंगे। पहले ट्रिब्यूनल ऊपर था, कमिश्नर अपील नीचे। फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस अपील, कमिश्नर अपील, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब अपील और ट्रिब्यूनल पैरेलल हो गए, इन दोनों के अगेंस्ट जो ऑर्डर है सीधा हाई कोर्ट जाएंगे। मतलब एक लेयर ऑफ डिफेंस हमारी खत्म हो गई टैक्स पेयर की, वो इसके इंशाल्लाह अपील के अंदर हम कोशिश ये करते हैं, अगर क्या सेशन का हमारा पार्ट है कि हम आपको अपील की डॉक्यूमेंटेशन जो है, अपील फाइल करने के लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कैसे होते हैं, अपील फाइल कैसे की जाती है, कितने दिन लगते हैं, क्या फीस है, वो पूरा कवर करें। फिर ट्रिब्यूनल का इंशाल्लाह उसको हम जो है वो पैरेलल इसको कवर करें। तो ये दोनों चीजें इंशाल्लाह इस कोर्स का पार्ट रहेंगी। हाई कोर्ट में रेफरेंस के अंडरस्टैंडिंग शेयर करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की फाइलिंग का जो प्रोसीजर है वो इसमें कवर करें। जैसे रेफरेंस है कि आप किस हाई कोर्ट जाएंगे, क्या ग्राउंड बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते, वो इसमें शामिल। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स जो हमारे पास है वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा है। इनकम टैक्स बाय नेचर कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस को डील करता है। सेल्स टैक्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, वॉल्यूमनाइज्ड है, सिंपल सा है। सेल्स टैक्स ये आइटम है, टैक्सेबल है, इतना टैक्स लगेगा, पे कर, ये सेल्स टैक्स का उसूल। सेल्स टैक्स आइटम पे लगेगा, जो सेल्स टैक्स एक्ट में आइटम दिए हुए हैं उन पे लगेगा। अब उन आइटम्स को सेल्स टैक्स में भी कुछ शेड्यूल्स में क्लासिफाई कर दिया। बहुत सारे जो शेड्यूल यूज हो रहे हैं वो 3, 5, 6, उसके बाद मेरे ख्याल से 11, ये सबसे ज्यादा जो हमारे पास है। अब ये शेड्यूल्स क्यों दिए गए, ये इसलिए दिए गए, सेल्स टैक्स का जो स्ट्रक्चर वो ये कहते हैं कि भाई जो आइटम्स शेड्यूल में, वो शेड्यूल के रेट के मुताबिक टैक्स होंगे, और जो शेड्यूल में नहीं है वो सारे 18% यानी कि जो नॉर्मल रेट पे टैक्स। इसीलिए थर्ड शेड्यूल जो दिया गया है वो दिया गया है प्रिंटेड प्राइस आइटम का।
आपने वो प्रोडक्ट्स देखी है जिसमें फिक्स होती है, तो क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा सा नाम है उसका, रिटेल प्राइस ना, आरपी है, मार्केट प्राइस। नहीं रिटेल प्राइस है, सो आर से वो शुरू होती है, मैं भूल रहा हूँ उसके, रिटेल प्राइस में है, आरपीएस है, आरपीएस उसका लफ्ज है स्पेसिफिक। तो थर्ड शेड्यूल ये कहते हैं कि भाई वो आइटम्स हैं जिनकी प्राइस उनके ऊपर प्रिंटेड होगी और उसके साथ उसका सेल्स भी प्रिंटेड होगी। अब ये क्यों हुआ ऐसा, इसलिए हुआ है तो जब ये आइटम फैक्ट्री से चलेंगे तो ये अपनी प्राइस और सेल्स लेके चलेंगे, इनमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। ये कंपनी हो रही है। वो कंपनी को अपने प्रिंट कर दिए, वही कंज्यूमर तक पहुंचे। आजकल सर में ये आउटलेट्स हैं ये बहुत फिक्स है, तो ये बहुत नहीं है, ये बहुत नहीं है। आप जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेते हैं इसमें क्या है, इसमें यही सोल्यूशन है। तो वो जो रिटेल प्राइस आ रही होती है वो एक्चुअली फिक्स्ड है, कंपनी प्राइस है। अब उसमें जो साइकिल इम्पैक्ट है होलसेलर का मार्जिन वो डिस्काउंट पे चलता है। 12 पीस का कार्टन है, कंपनी 11 पीस के चार्ज करेगी, एक पीस उसका प्रॉफिट है, प्राइस वही होगी जो 12 की। और वो अपने प्रॉफिट वही शो करेगा, ये एक पीस है। मैंने इसीलिए अगर उसने 12 किया 12 की तो फिर वो 1.25% देने के लिए वो फिर उसके लिए मुश्किल खड़ी होगी, तो बेहतर है वो सर्टिफिकेट लेके बनवा लें। तो ये उसका है। इसी तरह फिफ्थ शेड्यूल है वो जीरो रेटिंग का है, तो वो आइटम जो फिफ्थ शेड्यूल में उनपे से जीरो रेट का। सिक्स शेड्यूल, जो आइटम सिक्स शेड्यूल में वो एग्जाम है। अब जीरो रेट और एग्जाम में फर्क हो गया, क्या फर्क हुआ जीरो रेट में और एग्जाम में? वो एग्जेम्पशन जो पहले पे करना, लेकिन दूसरे पर गवर्नमेंट ने दिया कि भाई ये सिक्स शेड्यूल में तो सबका एग्जामेशन है, जो सिक्स शेड्यूल आइटम है सब एग्जाम है, उस पर कोई सेस चार्ज नहीं होगा। लेकिन सिक्स शेड्यूल और जो फिफ्थ शेड्यूल है इसमें कहा कि इन पे टैक्स जीरो रेट लगेगा, इसमें फर्क क्या होगा? इम्पैक्ट तो एक ही हुआ, नेचर ऑफ गुड्स उससे भी टैक्स पे क्या फर्क? कोई तो वजह हो गई ना, दो शेड्यूल रखे गए, एक को कहा गया जीरो, एक को कहा गया एग्जाम, क्या वजह उसकी? वजह ये है इसकी कि जो सेल्स टैक्स में आपने अक्सर सुना होगा कि ये जो मॉडल है ये इनपुट और आउटपुट पे चलता है। मैंने एक आइटम बेचा आपको, 18% सेस लगाया, आपसे 18% सेस ले लिया, जो आपने मुझे टैक्स दिया वो मुझे आपसे लेके किसको देना है? तब भी आपको, तो ये मेरा आउटपुट टैक्स, आउटपुट देना, ठीक है। आपने जो मुझे टैक्स दिया है वो आपका इनपुट है, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। जीरो रेट अगर आइटम होगा तो उस आइटम के अगेंस्ट में जो इनपुट पड़ा हुआ है वो मिल जाएगा, ठीक है। जो आइटम जीरो रेट नहीं होगा, एग्जेम्प्ट होगा, उस पर इनपुट नहीं मिलेगा। ये तो फिफ्थ शेड्यूल में जब मैंने, आपने वो आइटम लिया था मिस्टर ए से, 18% पे आपने ले लिया, मैं एक ऐसे एंटिटी हूं जो फिफ्थ शेड्यूल में हूं। जब आपने मुझे कहा तो मैंने कहा भाई मैं तो फिफ्थ शेड्यूल में हूं, मुझे सेस आप लगाओ 0%। आपने मुझे इनवॉइस दे दी 0%, लेकिन आप तो 18 दे चुके ना उसको, तो वो 18 आप इनपुट का रिफंड क्लेम कर लेंगे। सिनेरियो डिफरेंट हो गया, आपने उनसे 18% पे ले लिए, मैं हूं सिक्स शेड्यूल में, मैं उनको भाई मुझे एग्जाम की इनवॉइस दो। अब जो इनपुट लिया ना आपने वो आपको मिलेगा नहीं, वो कॉस्ट का पार्ट बना लिया। ये सर रेडी। तो ये है थर्ड फोर्थ फिफ्थ और जो पीछे शेड्यूल 11 तक है, लेकिन उसमें दो और है। उन शेड्यूल्स के अंदर जो आइटम है उनके स्पेसिफिक रेट्स है, उसके अलावा जो आइटम जो भी बच गया वो सारा 18% नॉर्मल में टैक्स होगा। ये उसूल है, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं। सेस का रिटर्न मंथली फाइल होगा, इनपुट जितना भी सेल्स के रिटर्न में आएगा वो ऑटोमेटिक आएगा। सेल्स की सेल की इनवॉइसेस आपको फीड करनी पड़ेंगी, आपको वो मैनुअल फीड करनी है। जो इनपुट परचेज की इनवॉइस वो ऑटोमेटिक आएगी, आप इनपुट खुद से नहीं डाल सकते, ना बिजली का ना वेंडर का, ऑटो उठेगा, ठीक है। उसका जो डिफरेंस होगा आउटपुट इनपुट का वो आपको देगा। अगर आपका इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम है, यानी आपने माल खरीदा ज्यादा कम बेचा, इनपुट ज्यादा है, तो उस सूरत में भी जो आपका 10% आपको आउटपुट का देना है, आप पूरा इनपुट करके रिफंड में डाल तो सकते हैं, लेकिन वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। 10% पे करें और वो भी कैरी फॉरवर्ड करें, लेकिन खुद में वो सेल्स टैक्स पे करना है, ठीक है। अब ये तो सारे हमारे पास टैक्सेशन के सारे मैटर्स हो गए। हमारा कोर्स जो है वो इनकम टैक्सेशन दोनों पे डिपेंडेंट थी। समरी ये है कि हम कोशिश करेंगे बिगनर से आपको स्टार्ट करें,
और आपको ले जाके वहां छोड़े कि जहां आप आईआरएस के अंदर एटलीस्ट अपना सैलरी क्लास का फॉर्म, रेंट का फॉर्म वो फिल कर सकें। ठीक है, रेस्ट आपको करना है, आप उसमें आप डिस्कस कर लेते हैं एडवाइजरी, लेकिन आप इस लेवल पर होंगे कि आप एलियन ना रहें। इस क्लास के लिए हमने अंडरस्टैंडिंग हमने ये रखी कि हम इसको जो कुछ भी हम आपसे डिस्कस करें वो आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल हो, आप ऑनलाइन भी क्लास ले सकते हैं, प्लस उसकी रिकॉर्डिंग जो हम कितने महीने तक हम रिकॉर्डिंग इसकी रखते हैं, 1 साल तक। 1 साल तक आपकी अगर सब्सक्रिप्शन रहती है हमारे पास, यानी कि आप रजिस्टर होते हैं 1 साल तक, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास एक्सेसिबल रहेगी। तो आपके पास ये सहूलत रहती है कि 3 महीने तो हमारी जो क्लासेस 3 साढ़े 3 महीने की चलेंगी वो है, प्लस 9 मंथ आपके पास वो कोर्सेज रहेंगे। आप चाहें तो उनको एक्सेस करके, तो गैप रह गया तो आप उसको रिपीटेटिवली कर सकते हैं, ये आपके पास सहूलत रहेगी। बाकी क्लास की टाइमिंग है और रेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, फरहान साहब आपको बता देंगे। मेरा जो ऑपरेशन मैटर था मैंने कर दिया। बहुत शुक्रिया। एकदम जोरदार तालियां कर देती सर माहिर आलम के लिए। तालियों में कोई एनर्जी नहीं है, देखें ऐसे तो नहीं होगा। एक बार फिर से जोरदार चलेंगे। एक्सीलेंट, दैट्स ग्रेट। Okay, so the thing is that we are here to provide you a service in terms of upgrading your skills in tax and इसमें आपको जैसे कि in depth एक ओरिएंटेशन प्रोवाइड की, जो इसका मकसद ये था कि नॉर्मली ट्रेनिंग्स में ये होता है कि एक ब्रोशर शेयर कर दिया जाता है और उस ब्रोशर में आउटलाइन होती है, ट्रेनर प्रोफाइल होती है और फिर ट्रेनिंग लेनी है तो ले, नहीं लेनी तो थोड़े बहुत सवाल जवाब दे देंगे। हम स्टेप फर्दर जाके उस ब्रोशर से आगे एक्चुअली आपको एक प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रोवाइड करें ताकि हम आपको फैसिलिटेट कर सकें, आपके पास और क्लैरिटी आ सके कि आप क्या क्या चीजें सीखेंगे, ताकि आप ये जो फैसला करें उसमें आपके पास सब चीजें हों और हम भी अपनी सारी चीजें आपको खुल के बयान कर सकें। तो ये हमारा मकसद था। आई एम प्रीटी श्योर कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो ऑलरेडी एड्रेस हो चुके हैं या कुछ अभी क्वेश्चंस हैं ऐसे? एनी क्वेश्चंस जी हमारे ऑनलाइन ऑडियंस है, एनी क्वेश्चन सो फार? फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूंगा। सर हम कैरी फॉरवर्ड सेल, अच्छा ये क्वेश्चन अभी आया है, ये हो गया, जवाब हो गया इसका। सर हम कैरी फॉरवर्ड सेल्स केस को कैसे एडजस्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ और इसका क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत आसान है, आपके पास अगर एक स्पेसिफिक मंथ में कोई इनपुट टेस्ट अवेलेबल है तो आप उसको नेक्स्ट 6 पीरियड्स तक चेक करेगा कर सकते हैं और उसकी एडजस्टमेंट सिंपल सेम ऐसे पैटर्न कैरी फॉरवर्ड है तो मेरे ख्याल यहीं पे आके आया। हाँ, तो जैसे आप करंट पीरियड का इनपुट एडजस्ट करेंगे सिमिलरली कैरी फॉरवर्ड वैसे ऑलराइट, उसको ऑटोमेटिक करेगा, लेकिन 6 पीरियड से बाद 7वां पीरियड वो फिर उसके मतलब आप 6 मंथ्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उसको और ये सिस्टम्स के थ्रू आप जो है वो मैनेज पूरा हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें जो कि ऑब्वियसली इस डेमो में, तो ये तो टेक्निकल पार्ट है राइट, ये तो एक्चुअल आउटलाइन जो हम कवर कराएंगे तो उसमें सारा फिर वो बंदा डिटेल में जाके प्रॉपर कवर कराएगा, एग्जांपल्स के साथ देगा और आपको ट्रेनिंग के नोट्स वगैरह कोई चाहिए तो उस नोट्स भी प्रोवाइड करेगा ताकि आप खुद इंपावर हो जाए। हमारा मकसद ये कि आपको इंपावरमेंट मिल जाए, एक दफा आप उसको सीख के फिर आप खुद उसको अप्लाई करें और आप खुद जो है ना आगे बढ़े अपने नॉलेज आने के बाद। तो आइए अब जो है वो फर्दर क्लास की टाइमिंग्स और उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो यूएक्सएल का इंट्रोडक्शन देता चलो क्विकली। यूएक्सएल इज अ फिनटेक ट्रेनिंग फॉर्म एंड कंसल्टेंसी। वी आर ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर विद नेफटेक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। We are also registered with STEPTA, Sin Technical Education Vocational Training Authority. We are also affiliated with Government Trade Testing Board and FPCCI और KCCI के मेंबर्स भी पहले पास में रह चुके हैं। मकसद कहने का ये है कि बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं या इदारे हैं जो कि फुली रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के साथ। ये बड़े अफसोस की बात है, वो ट्रेनिंग तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन क्या वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। चलो मान लो अच्छी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये आता है कि अगर कोई इदारा रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका सर्टिफिकेट फेक हो सकता है या वो सर्टिफिकेट की कोई वर्थ ही नहीं हो सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे या ये जो इदारा है यूएक्सएल का, ये फुली इंडोर्स्ड है बाय द गवर्नमेंट बॉडी और यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट की वक्तन फवक्तन मॉनिटरिंग भी हो रही होती है, विजिट हो रही होती है। और यहाँ पे मैं आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में बता चल, मेरा नाम फरहान शाहिद काजी, आई एम सीसीए मेंबर and also I'm the founder and chief visionary officer here at UXL, and I've had more than 10 years of experience of working in London and Dubai.
और अब पिछले 5 सालों से यहाँ पे मुख्तलिफ फाइनेंस से रिलेटेड और आईटी से रिलेटेड हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं इन यूएक्सल। माहिर आलम सैयद माहिर आलम साहब, उनका जो इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली शुरू में उन्होंने अपना एक करवाया था, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कंसल्टेंसी ऑफ टैक्स दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड। और उसमें जो है वो ये ट्रेनिंग ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेवल पे भी हम करा रहे होते हैं। अभी हमारा रिसेंटली ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है एसआरपी में, सिंध रेवेन्यू बोर्ड में भी हमने ट्रेनिंग कराई थी। तो वहां के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, सोचें उनका ये फीडबैक आया था कि सर आपने जो हमें सीखे सिखाए, हालांकि वो असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के हैं, वो तो टैक्स के लिए एम्प्लॉय होते हैं। उन्होंने ये आके कहा था कि सर आपने हमें बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाई जो कि हमारे पास उसकी नॉलेज अभी नहीं थी। तो इस लेवल पे माशाल्लाह जो है वो एक चीज का रहा है। तो वो जाहिर तभी होता है जब पीछे बहुत सालों की मेहनत हो, तो उसके बाद ये सारी चीजें होती हैं, ऐसे ही नहीं आ जाती। तो इंशाल्लाह ताला हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने मेहनत की, सर ने मेहनत की, आपको भी वही मेहनत करके आगे आप इंपावर हो जाए, तो आप भी कल इसी तरीके से बेहतरीन सर्विसेज देना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। राइट, ये हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ एमओयू हो रहे होते हैं, ये हमारा पोर्टफोलियो है। वो हमारे पार्टनर जो कि ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कराची में यहाँ पे ऑन कैंपस आके भी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। मैं अभी भी इस चीज पे बड़ा हैरान हूं, और मैं लिटरली वाकई में हैरान हूं कि हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैदराबाद से ट्रेवल करके एवरी संडे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। हालांकि वो हैदराबाद से बैठ के कराची, मतलब इवन लाहौर इस्लामाबाद ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। कह रहे सर ये टैक्स की ट्रेनिंग या बाकी सब चीजें मुझे फिजिकल में बड़ा मजा आता है। तो वो जो है वो, अब सोचे आजकल तो पेट्रोल के भी क्या हालात हुए हुए हैं, और उसमें हर ट्रेनिंग के लिए स्पेशली आना और वापस चले जाना। तो मोड अवेलेबल है। इससे पास में हमारे पास ऑब्वियसली हमारे पास पार्टनर जैसे आज हो रहा है, फिजिकल भी हम फेस कर रहे हैं, ऑनलाइन को भी फेस कर रहे हैं बड़ा स्मूथली। लेकिन बात यह कि सहूलत हर किस्म की मौजूद है, आपके पास लैब्स मौजूद हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लैपटॉप्स पे, आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराई जाएगी प्रैक्टिकल। अच्छा, इसके साथ साथ ये हमारे जो है डिफरेंट ऑनलाइन सेशन, ये मैं एसआरपी का आपको बता रहा था, जैसे कि ये हमारा सिंध रेवेन्यू बोर्ड में जो कि सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिस्कल मैनेजमेंट है, वहां पे हमारी जो है वो ये ट्रेनिंग हुई थी, और इसमें सारे असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के पार्टिसिपेंट्स थे जो कि मौजूद थे। और उन्होंने हमें खास यहाँ पे वो इन्वाइट किया था कि उनको कैपेसिटी बिल्डिंग अपग्रेडेशन वर्कशॉप करवाना चाह रहे हैं। तो ये जो है वो अल्लाह का शुक्र है, ये सारे पार्टनर देखें कितना माशाल्लाह वो इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे उन्होंने टेक्निकल सवाल भी पूछे और उनके उन टेक्निकल सवालों के जवाब मिले, और उन्होंने फिर फर्दर हमें कहा कि हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी आपको इनवाइट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो ये सब सारा पूरी एक मेहनत है, उसके थ्रू सारी चीजें हो रही होती। ये हमारा सेशन था, ये एसआरपी का ही रूम है जिसमें ये सारा सेशन हो रहा। तो इसके साथ साथ जो है वो ये हमारा एक पार्टिसिपेंट है जिन्होंने फीडबैक दिया था। आई होप कि मैं इसका वॉइस आपको सुना दूंगी। एक दफा मैं शेयर स्क्रीन कर लेता हूँ। में मजीद चीजें एलाबोरेट की गई कि टैक्स सर्विस क्या होती है, प्रिंसिपलिटी पे, फंडामेंटल पे बात हुई, बेसिक चीज़ों पे हुई कि आप जो भी असेसमेंट करें, जो भी अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो कम से कम उसमें आप लीगलिटी देखें उसकी, और उसके अंदर आप ये ना देखें कि आपका असेसमेंट हो गया, आर्डर हो गया है, अब आगे उस फोरम पे वो रिपेट हो जाता है, वापस आ जाता है। तो बेहतर है कि इतना टाइम लगाने से बेहतर है कि आप फर्स्ट लेवल पे ही उसकी प्रिंसिपलिटी देख लें, उसकी सर्विस चेक कर लें। अगर वो सस्टेन कर सकता है वो नोटिस, वो आर्डर आपका, तो ही आप आगे जाएं, वरना आपका भी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ें काफ़ी पहले भी हमें पता थी, बहरहाल अब थोड़ा एलाबोरेट हुई हमें, और कुछ प्रोसीजर्स बताए, जो प्रोसीजर्स हम फॉलो कर रहे हैं वही रिपीट हुई थी, वही प्रोसीजर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। जो स्टैंडर्ड हमारे पास दी हुई है एसआरबी की तरफ से, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं लीगलिटी के मुताबिक। और ओवरऑल सेशन बेहतरीन था, बेहतर था, और ट्रेनर काफ़ी इक्विप्ड थे चीज़ों में, उन्हें काफ़ी नॉलेज थी इस हवाले से, एसआरबी के एक्ट के हवाले से कि वो कैसे काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छा रहा, थैंक यू सो मच। बस अब आखिर में बोल दें अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम और फिर आपकी डेजिग्नेशन। तो सारा आपको मेरा नाम जारी है कि सारी चीजें ए टू जेड आपको वो कि आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का पता चल सके। और ये वो बॉडीज हैं जो कि एक्चुअली पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होती है। मतलब एसआरबी हमारी देखें ना, सिंध की पॉलिसी मेकिंग सेट करता है, राइट।
तो इसके साथ साथ जो है ये हमारे डिफरेंट और वर्कशॉप्स हैं जो कि हमने केपीएमजी में प्रोवाइड किए। इसके साथ साथ ये हमारे जो है वो और डिफरेंट क्लाइंट्स हैं जिसमें ऑब्वियसली आपने पब्लिक सेक्टर में देखा कि एसआरपी सिस्टम है, स्टेप्टा है, और प्राइवेट सेक्टर में केपीएमजी, एंग्रो, वनलिंक, मीजान बैंक और ये जो भी माशाल्लाह लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान की, उन सब की हम जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग इन द पास्ट कर चुके हैं और उनको ट्रेनिंग की सर्विसेज और कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं। इसके साथ साथ रिकॉग्नाइज्ड हैं डिफरेंट गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स के साथ। अच्छा, ये हमारे जो है वो डिफरेंट फीडबैक्स हैं जो कि सेशन में प्रोवाइड हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड और क्यूआर कोड ड्रिवन सर्टिफिकेट्स, विच मीन्स कि जब आपके सर्टिफिकेट को क्यूआर कोड के थ्रू वेरीफाई किया, स्कैन करेंगे क्यूआर कोड को, तो आपका नाम जो है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे शो होगा टू वेरीफाई कि ये ट्रेनिंग कंप्लीट की है आपने। तो इसका मतलब यह है कि हमारी माशाल्लाह सिंध हुकूमत भी क्यूआर कोड पे जारी है, काम हो रहा है, अपडेट है, और अब जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट हो रही है और डेटा बेसिस इस तरीके से बन रही है। क्योंकि पुराने वक्त में ये होता था कि जो ट्रेनिंग कंप्लीट होगी फिर एक लेटर भेजो गवर्नमेंट के इदारे को, फिर वो लेटर का वो जवाब आता है कि दिस इज कंफर्म कि ये इन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट की है। अब उन्होंने डायरेक्ट वेबसाइट कर दिया, बस बात खत्म। एनरोलमेंट नंबर आप एंटर करें और वो ऑटोमेटिक वेबसाइट। तो मकसद कहने का ये है कि ये वो चीजें जो कि आपकी वैल्यू ऐड करती हैं। अभी बड़े अफसोस से मुझे बताना पड़ रहा है कि मेरे पास एक पार्टिसिपेंट आया और उन्होंने दुबई में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था और वहां पे दुबई की जो इमिग्रेशन अथॉरिटी, उन्होंने जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है उसके सारे इवैल्यूएट किए, सर्टिफिकेट वगैरह। तो वो इमिग्रेशन अथॉरिटी ने वो सर्टिफिकेट सारे गवर्नमेंट को वापस एम्बेसी को भेजे और उनका के वीजा देने से पहले इसको वेरीफाई करें। गवर्नमेंट की साथ जब ये सर्टिफिकेट पहुंचे, उन्होंने रिटर्न में वो सर्टिफिकेट पे फेक डिक्लेयर करके वापस भेज दिए और अल्टीमेटली उस कैंडिडेट का वीजा इस वजह से कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया कि आपके जो सर्टिफिकेट थे वो सही नहीं थे। जो पैसे भरे, जो टाइम लगाया, सब चीजें की, आखिर में आपके सर्टिफिकेट की वर्थ ये थी। एक तो इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट, तो क्यों ऐसी चीज करनी है जिसमें बंदा खाफे में एक ऐसे क्वेश्चन मार्क में आ जाए। आप प्रॉपर प्लेटफॉर्म, प्रॉपर जगह से सीखें और वहां से प्रॉपर सर्टिफिकेट लें ताकि आप जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये ऐसे किसी की एम्बैरेसमेंट ना हो कम से कम। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो आप उधर से लें जो कि रजिस्टर्ड हो और वो प्रॉपर एक एसओपी फॉलो कर रहा हो। इसके साथ साथ ये आपको एक एडिड बेनिफिट दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ एलएमएस एक्सेस। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि टैक्स एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, हम इसको समझते हैं, तो उसमें आपको अगर कोई चीज समझ में उस वक्त सेशन में नहीं आ रही या उसमें आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप एलएमएस रिकॉर्डिंग के थ्रू जो है रिवाइज कर सकते हैं अपने सेशन को। 1 ईयर का एक्सेस दिया जाएगा। ये हमारा शेड्यूल है जो कि पहले हमने स्लाइड में डिस्कस किया था कि ट्रेनिंग ऑन कैंपस भी है, ऑनलाइन भी है। 25 अगस्त 2:30 PM to 5:30 PM से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही है और ये टोटल 3 मंथ्स का प्रोग्राम है। 60 आवर्स इसकी ड्रिल सेशन से तैयार हो जाएं, हेलमेट पहन लें और प्रॉपर तरीके से जो है वो किट्स वगैरह लगा लें, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस और बहुत ही इंगेजिंग सेशन होने वाले हैं। तो उसके लिए आपकी जो है ना मैक्सिमम अटेंशन चाहिए, बिकॉज ये टेक्स्ट जब तक आप सीरियसली उसको रेगुलरली, अच्छा अटेंडेंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एक लेक्चर मिस, दैट मीन्स गॉन। रिकॉर्डिंग का आप आसरा करें ही नहीं। रिकॉर्डिंग तो ये है कि आपने सेशन अटेंड कर लिया, उसके बाद रिकॉर्डिंग आपको हेल्प करेगी, लेकिन आप सेशन ही अटेंड नहीं करेंगे तो फिर आप रिकॉर्डिंग आसरे पे ज्यादा वक्त नहीं चल सकते। वो तो हेल्पिंग एड है आपके लिए बेसिकली। ट्रेनिंग जो है वो 2 दिन होगी, सैटरडे और संडे को होगी। सैटरडे को शाम को 7 से 9, संडे को 2:30 से 5:30। एक मुनासिब टाइम रखा गया है जिसमें आप अपनी ऑफिस के बाद टाइम दे सकते हैं ट्रेनिंग को, और संडे को भी रखा गया है ताकि आप रिलैक्सली सुबह के वक्त जो भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी करके एंड देन आफ्टरनून में अपनी कुछ टाइम अपनी स्किल्स को भी दे सकते हैं, क्योंकि यही चीजें जो आगे चल के काम आने वाली है। अगर घर वाले कहेंगे यार एक दिन संडे के दिन भी तुम चले गए हो या आप चले गए हैं, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि ये मैं जा रहा हूं, लेकिन 3 महीने के बाद जब मैं पैसे लेकर आऊंगा आपके लिए तो आप ये सब चीजें भूल जाएंगे क्योंकि ये ट्रेनिंग करने के बाद आप बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। बिकॉज ये इसके लिए ऐसा है
कि अब तो वो कर दिया, वो नॉन फाइलर के लिए तो यूफोन टेलीकॉम भी ब्लॉक हो जाएगी। तो मतलब गवर्नमेंट इतना, तो नॉन फाइलर्स को पायलट पे आने में गवर्नमेंट का माइंडसेट बहुत ज्यादा चल रहा है, विच मीन्स के पायलट बनेंगे बहुत ज्यादा। तो मार्केट में आप सोचेंगे 22 करोड़ या 23 वॉट एवर दैट फिगर इज, और ये कहीं ना कहीं तो किसी के पास जाएगी फाइलिंग करवाने। तो आप इमेजिन करें कि पोटेंशियल कितना है। जब किसी के पास जाएगी तो आपके पास क्यों नहीं आ सकती? किसी के पास तो जाएगी, क्योंकि माइंडसेट अब गवर्नमेंट का ऐसे ही चल रहा है। आपके पास चली जाए, आप कमा लें, आप भी 15 लाख कमा लें भाई। इसके साथ साथ नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर। लेकिन इससे पहले मेरा एक आपसे बहुत अहम सवाल है कि आज आपने अपना कीमती टाइम निकाला संडे के दिन, ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट इजी। क्या आपका टाइम यूटिलाइज हुआ? नहीं जी। हमारी ऑनलाइन ऑडियंस कोई जवाब तो दें। ओके जी, अच्छा यस सर, ये तो बहुत पुराना जवाब है। अच्छा अच्छा, ओके, फिर किरण ने जवाब दिया, ओके फाइन, ओके ऑलराइट। बाकी पार्टिसिपेंट्स बस सोए हुए हैं तो ठीक है, फिर हम स्पेशल ऑफर भी खत्म कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या ख्याल है? यस, बहुत कुछ सीख, ओके जी। अच्छा जी, मोहम्मद इमरान को वेरी स्पेशल ऑफर मिलने वाली है, उन्होंने अच्छा फीडबैक दिया। ऑलराइट, दैट्स गुड, थैंक यू सो मच हसन। देखिए हमारा यहाँ पे बुनियादी मकसद ये है कि आप आज टाइम लेकर आए तो हम आपके जुटे, लेकिन इसके साथ साथ जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो तो हर दिन जब आप आए, हर सैटरडे संडे आए, आप अपने आप को एलिवेटेड फील करें कि हाँ यार आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की हमने, आज एक नया लॉ सीखा है मैंने, आज मैंने नई प्रैक्टिस की है। वो जब आपके पास फीलिंग आएगी तो वो हमारे लिए समझे हमने कामयाब हो गए। हमारी मेहनत उसमें है कि आप खुश होके जाएंगे हर सेशन में, जैसे आज आए वैसे ही तरीके से। तो वो जो चीज है वो उसका कोई वो है ही नहीं, नेमन बदल नहीं है कोई भी उसका। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से आज हमने इस चीज को किया है, इसी तरीके से आगे भी लेकर चलेंगे। और नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर। तो स्पेशल ऑफर हो जाए, जवाब में कोई एनर्जी नहीं है। अच्छा उसी के लिए है। हमारे पास भी फीडबैक आ रहा है कि स्पेशल, अच्छा मतलब ट्रेनिंग के लिए नहीं है, स्पेशल ऑफर के लिए। अच्छा ओके जी, ओके, सो नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर फॉर यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट कि ये पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रखी जाएगी, केस स्टडी बेस्ड है। आपके साथ थ्योरी कम से कम यूज होगी, 80 to 90% हमारा प्योरली प्रैक्टिकल काम हो रहा होगा, हैंड्स ऑन। नंबर 2, आपको जो केस स्टडी शेयर किए जाएंगे वो रियल केस स्टडीज होंगे, जिसमें अलग अलग मसले आते हैं क्लाइंट्स के, उनको डिस्कस किया जाएगा और उन मसलों को हल कैसे निकालना। नंबर 3, आपको इंसाइट्स दी जाएंगी डिफरेंट, क्या आजकल लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं टैक्स। आपको जो रेकग्नाइज्ड गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि क्यूआर कोड ड्रिवन होगा और वो आप क्यूआर कोड से वेरीफाई कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म कर लेंगे जो ऑब्वियसली आपसे थोड़ी देर में शेयर कर दीजिएगा। सर बहुत कुछ हो गया, जल्दी से स्पेशल ऑफर बता दें तो हो जाए। ओके चलिए जी, सो दिस इज वेयर द स्पेशल ऑफर कम्स। इट्स जस्ट 11,500, जो कि खुद इन इटसेल्फ इज वेरी रीजनेबल, जो कि आपको सेटअप सामने मिल रहा है। 11,500 पर मंथ पहले थी, 31,500 लमसम में थी, लेकिन आज क्योंकि आप अपना कीमती टाइम यहां पे निकाल के आए हैं फॉर दिस ओरिएंटेशन, जस्ट 9,800 पर मंथ एंड 27,000 आपके लिए लमसम में 3 महीनों का पैकेज रखा गया है, जिसमें 60 आवर्स में आपको ड्रिल डाउन किया जाएगा और टैक्स कंपोनेंट्स कहां वो, मतलब एवरेज रिटर्न क्या चल रहा है अभी, एवरेज रिटर्न का पैसे कितने लेते हैं, चले बता दें, आइडिया बता दें। एक रिटर्न के लिए कोई आ जाता है कितने पैसे देता है? 3 से 4 हजार रुपए देता है। अगर कोई नखरे वाला कंसल्टेंट होगा कि क्या 5 से 6 हजार लूंगा, ठीक है ना, लेकिन 3 से 4। और ये देखें कहां 9,800 रुपए महीने जिसमें आप सीख रहे हैं, कहां आपके 2 रिटर्न। और ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, ये वो नहीं बात कर रहा जो थ्योरेटिकल है, या बस मोटिवेशनल लेक्चर नहीं दे रहा भाई, पैसों की बात हो रही है यहां पे। 27,000 पे डिवाइड बाय 3,000 कर लो, चलो 9 रिटर्न। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करो, इन्वेस्टमेंट हो रही है, रिटर्न हो रहा है नहीं हो रहा, प्रैक्टिकली हो रहा है। सो दिस इज व्हाट रियली इज, दिस इज हाउ यू शुड थिंक। यार मैं पैसे लगा रहा हूं, सामने क्या आ रहा है, सामने आपको इंशाल्लाह। और ये तो रिटर्न तो एक बड़ी बेसिक सी बात है, आगे जब आप बढ़ेंगे तो इससे ज्यादा क्या, क्योंकि असली जब
कॉम्प्लिकेशन आती है ना, वहां पे पैसे ज्यादा है क्योंकि वो कंसल्टेंसी आ जाती है। तो वहां पे तो ये तो बस शुरुआत है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, आगे पता नहीं क्या जहान पड़ा हुआ। प्रैक्टिकल बात, कोई मोटिवेशनल नहीं है। आप जाए मार्केट में जाके फाइंड आउट कर लें इस चीज को, राइट। सो दिस इज द थिंग कि चाहे आप बिजनेस ओनर हैं, चाहे आप ऑलरेडी टैक्स के प्रोफेशनल हैं, काम कर रहे हैं, चाहे आप टैक्स के स्टूडेंट हैं, कोई भी कैटेगरी है, हमारे पास बहुत सारे बिजनेस ओनर भी आते हैं। वो कहते हैं कि सर मुझे वो टैक्स कंसल्टेंट का समझ में नहीं आता, मुझे उलझा देता है हर बार, मुझे उससे काम ही नहीं लेना आता। वो इसलिए आता है कि वो सीखता है कि मुझे आगे काम किससे कैसे लेना है, वो इसलिए आ जाता है। एक रेस्टोरेंट के ओनर है, वो आए थे हमारे पास, बहुत सारे टैक्स प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं उसमें अपग्रेड करना चाह रहे हैं, कंपनी से रिलेटेड सेल्स टैक्स के मामला। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि सर एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे मैं काम कर रहा हूं, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे मैं रिटर्न्स का भी काम करना चाह रहा हूं। तो हर कैटेगरी को यहां पे हमने एड्रेस किया हुआ है। हम ये क्यों बता रहे हैं, ताकि हमें पता, हम आपको ये कि भाई हमारी जो ऑडियंस है उसकी हमने स्टडी की हुई है। अब हम उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग कराते जाएंगे, हर ऑडियंस को अपने अपने हिसाब से फ्लेवर मिलेगा सीखने का। So with that, this is the admission form link that will be shared with you shortly. And आप जैसे ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ईमेल आ जाएगी और उस ईमेल में सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। With that, I would really like to request you all to follow us on social media ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे हमारे डिफरेंट, और यहाँ पे आप जाके रिव्यूज भी देखें। तो यहाँ पे आपको रिव्यूज सारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतरीन और अच्छे, क्योंकि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे रिव्यूज लिखते हैं और वो अपना एक फीडबैक शेयर कर रहे होते हैं। तो उससे भी आपको एक थोड़ा सा होगा कि किस तरीके से सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर प्रेशियस टाइम टुडे एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इट्स अ डीप ऑनर फॉर मी कि आप जो है वो यहाँ पे आए हैं आप, और अब हमारा फर्ज है कि हम आपको डिलीवर करें और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से आगे डिलीवरी यूं ही चलती जाएगी। और इंशाल्लाह ताला आप भी थ्रू दिस ट्रेनिंग टैक्स स्पेशलिस्ट की तरफ जो है वो एक आपका रास्ता, एक जर्नी जो है शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। सो एनी क्वेश्चंस प्लीज, एनी क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, मतलब डेमो इतना अच्छा हो गया कि कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा जी, जरा चैट बॉक्स चेक कर लेते हैं। ओके, थैंक यू, ये तो फीडबैक है, हो जाए। ओके, अच्छा ये वो पुराने वाले जवाब है, यस हो जाए ऑफर भी। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चंस? चलिए जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस ये है कि इंशाल्लाह ताला फैसला करने का वक्त वो आ गया है जिसमें आप ये फैसला करके, बिकॉज एक दफा आपको अपने कंफर्ट जोन से तो निकलना होगा। जब आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो फिर ही आगे आप कामयाब हो सकते हैं। और इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं टैक्स में, तो इट्स जस्ट अ स्टार्ट, लिटरली इट्स अ स्टार्ट। मतलब अगर पहले कभी नहीं किया तो जो माजी तो हो गया जो हो गया, लेकिन अब आप देखें कि आगे कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। और ये मतलब मैं जब टैक्स का जब देखता हूं तो मुझे एक्चुअली पैसे यूं नजर आना शुरू हो जाते हैं, यूं बात कह दें कि पैसे आ रहे हैं मेरे पास, मैं बाहर गुजर रहा हूँ और अच्छा जो गुजर रहा है उसका कोई ना कोई रिटर्न तो आना है। तो मेरे लिए हर कोई क्लाइंट है, समझे आप? बस अब आप पे है कि आप उसको कायल कैसे करेंगे, राइट? टैक्स यही सारा पैसा है ही सारा पैसा, राइट। और इससे बचने का अब रास्ता तंग होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुश्किल है या खत्म हो रहा है, नहीं, लेकिन तंग होता जा रहा है। मतलब आप झमेले उस नेट में तो आप आ जाएंगे, तालाब में वो नेट लग चुका है, चाहे कितना भी आखिरकार इस नेट में आके गिरेगी तो आप जो है ना खुद हो जाए वो उठाने वाले तो यही बात है, ठीक है। तो विद दैट रियली थैंक यू ऑल वंस अगेन, एंड आइए एक दफा एक क्विक पिक्चर ले लेते हैं फॉर दिस ओरिएंटेशन और फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपना जो भी इनरोलमेंट का प्रोसेस है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसको नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड अदरवाइज रियली ऑफरिंग यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन फ्यूचर, लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह।